एपिसोड 171 टू 180। अध्याय 171। अध्याय 169। सिंगल होना बहुत अच्छा है। बहुत सवेरे बॉस। सुप्रभात। सुबह। किंग गुआंगलिन अपनी कुर्सी पर बैठे और जियांग लिंगलिंग को चुपके से देखते हुए जवाब दिया। कुछ चीजें तब सामान्य लगती हैं जब आपको पता नहीं होता, लेकिन जब पता चलता है तो वे अलग लगती हैं। सचमुच कुछ गड़बड़ थी। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि जियांग लिंगलिंग हमेशा काम पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उसका अभिवादन करता था और कभी कभार ही दूसरों का अभिवादन करता था। क्या हे फैंग ने सचमुच इसकी भविष्यवाणी की थी, या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुख्य लेखक थे? वह थोड़ी देर और निरीक्षण करेगा। यदि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा हे फॉन्ग ने कहा था, तो उसे इससे निपटने का कोई तरीका सोचना होगा। किंग गुआंगलिन चुपके से अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहा था। जैसे ही वह आज का काम शुरू करने के लिए अपनी कलम उठाने वाला था, उसका फोन एक संदेश की आवाज के साथ बज उठा। ड्रैगन बोट फेस्टिवल ड्राइंग के लिए बोनस 3000 युआन जमा कर दिया गया था। उसने संदेश को देखा। उसकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। उसकी खुशी स्पष्ट थी। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि पैसा आने पर वह टीचर को बड़े भोजन पर आमंत्रित करके जश्न मनाएगा, और अब आखिरकार वह समय आ गया था। वह फोन को एक संदेश भेजने ही वाला था कि उसने सोचा कि वह अभी भी सो रही होगी, और उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया तथा बाद में उसे बताने के लिए इसे एक आश्चर्य के रूप में रखने का निर्णय लिया। बॉस, आप इतने खुश क्यों हैं? जियांग लिंगलिंग ने अभी अभी नाश्ता समाप्त किया था और कचरे का थैला फेंकने के लिए मुड़ी थी, तभी उसकी नज़र किंग गुआंगलिन पर पड़ी, जो काफी खुश दिख रहा था। मुझे अभी अभी एक खुशी भरी बात याद आई। किंग गुआंगलिन ने सहजता से उसे टाल दिया। अब भूल जाइए, जब वह दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले भी उसने उसे असली कारण नहीं बताया था। वरना क्या उसे कहना चाहिए था, मुझे अभी अभी 3000 युआन का बोनस मिला है। किसी आम सहकर्मी से यह बात कहना थोड़ा दिखावा जैसा लगता था, और इस कंपनी में सन वेन के अलावा किसी और को यह बताना उचित नहीं लगता था। ओह, ये कुछ बहुत ही आनंददायक बात होगी। जियांग लिंगलिंग ने उसकी टालमटोल को भांप लिया और इस बारे में पूछताछ जारी नहीं रखी कि वह सुखद बात क्या थी, क्योंकि यह बहुत ही नासमझी होगी। किंग गुआंगलिन ने अपना फोन रख दिया और सिर हिलाकर सन वेन के कमरे की तरफ देखा। अभी काम शुरू होने का आधिकारिक समय नहीं हुआ था, लेकिन सन वेन पहले से ही मेहनत में जुटी हुई थी। पिछले महीने के उनके प्रदर्शन को देखते हुए कल हे फोन के साथ उनका अनुमान शायद गलत नहीं था। पैसे बचाने के लिए परिश्रमपूर्वक अपने चित्रांकन का अभ्यास करना और मितव्ययी होना तथा सलाह लेने के लिए नियमित रूप से यूले को साथ लाना, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। ये सोचते हुए किंग गुआंगलिन ने चारों ओर देखा और अचानक थोड़ा असहज महसूस किया। ये कंपनी अब रहने के लिए सही जगह नहीं लग रही थी। बाईं ओर सुनवेन आधे कर्मचारियों को अलग अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दाईं ओर चेनरुई बेखबर बने हुए थे और गंभीरता से अपने सपने की योजना बना रहे थे। और उसके बगल में जियांग लिंगलिंग था, जो अत्यधिक उत्साहित था। अज्ञानता परमानंद है। ये वाक्यांश किंग गुआंगलिन के दिमाग में आया। एक हफ्ते पहले तक माहौल खुशनुमा था और वह काम पर खुश था। अब इन बातों का एहसास होने पर सब कुछ अलग लग रहा था। अपनी भावनाओं में उलझे हुए वह दोपहर होने तक अपने ड्राइंग बोर्ड पर आलस से कुछ लिखता रहा। चेनरुई कई बार ऑफिस आया जाया था और कुछ छोटी मोटी गलतियां ढूंढने के लिए भी आया था। चलो चलें, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, सनवेन ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। चल दर। यूले को साथ लेकर वे तीनों परिचित भोजनालय में गए, अपना ऑर्डर दिया और बैठ गए। फिर किंग गुआंगलिन ने कोला की 3 बोतलें ली। आज बहुत गर्मी है, चलो थोड़ा ठंडा हो जाएं। धन्यवाद बॉस, सनवेन ने मुस्कुराते हुए कहा और पेय पदार्थ लेकर आधी बोतल गटक ली। धन्यवाद भायलिन। यूले, जो कि अधिक परिष्कृत था, ने स्ट्रॉ के माध्यम से धीरे धीरे घूंट लिया। किंग गुआंगलिन ने यूले और सनवेन के बीच नजर दौड़ाई, फिर पूछा, जियांग लिंगलिंग ने मुझे परसों घर क्यों भेजा था? उन्होंने सुनवेन का इरादा नहीं पूछा, क्योंकि अगर सुनवेन कुछ कहना चाहते तो वे उसी दिन बोल देते। न बोलने का मतलब शायद ये था कि यह उनकी ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, और अगर उन्होंने पूछा भी तो जवाब देना शायद थोड़ा अजीब हो सकता था अगर सुनवेन वाकई किसी और का साथ देने के बारे में सोच रहे हों। हालांकि उसे जियांग लिंगलिंग से संबंधित प्रश्न को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, इससे उसकी स्थिति सीधे तौर पर स्पष्ट हो सकती थी। किंग गुआंगलिन को अपनी ओर देखते हुए देखकर सनवेन ने यूले की ओर इशारा किया और कहा, उससे पूछो। मैं मूल रूप से चाहता था कि वह तुम्हें घर भेज दे, लेकिन वह मुझे ही ले जाने लगा। क्या हुआ? किंग गुआंगलिन ने यूले की ओर मुड़कर कहा। खैर, मुझे ही होना था। मैंने तुम्हें कार में बिठाया और फिर लिंगलिंग ने पूछा कि क्या वह किसी तरह मदद कर सकती है। मैंने बताया कि भाई वेन भी नशे में थे। यूले ने दूसरे दिन की घटना दोहराई और अपनी हंसी दबाते हुए किंग गुआंगलिन की ओर देखा। क्या हुआ भायलिन? क्या आपकी भाभी ने उसे आपको घर भेजते हुए देख लिया? कहने के सिवाय कुछ नहीं। किंग गुआंगलिन को कुछ ज्यादा ही यकीन हो गया और उसे हल्का सा सिरदर्द भी होने लगा। ऐसा कैसे हुआ? अगर चीजें साफ होती तो ठीक होता, सिर्फ सीधा इनकार। लेकिन इन धूर्त चालों से निपटना, चाहे जो भी हो, अनुचित ही लगता। अस्वीकार करना अजीब लगता, क्योंकि उसने कहा ही नहीं कि वह तुम्हें पसंद करती है। ये दिखावा करना कि तुम्हें पता ही नहीं, अजीब लगता। मान लेना, बिल्कुल नहीं। देखो, जरूर कुछ गड़बड़ है, सनवेन ने मुस्कुराते हुए और आंख मारते हुए कहा। मैंने कल ही कहा था ना, तुम्हारी गर्दन पर वो निशान तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से है, जो जानबूझकर जल रही थी। क्या हुआ? घर जाकर झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, हम कैसे लड़ सकते हैं? तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे हैं? अरे ठीक है, जैसे तुमने झगड़ा नहीं किया। अगर मेरी पूर्व प्रेमिका ने किसी और औरत को मुझे घर भेजते देख लिया होता तो छत उड़ जाती। सुनवेन को साफ तौर पर उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हारी प्रेमिका ने अपनी छाप छोड़ी है, और इसका मतलब है कि उसे बुरा लगा होगा। जरूर झगड़ा हुआ होगा। तो बताओ, तुमने सुलह कैसे की? उसे बुरा लगा, पर हमने झगड़ा नहीं किया।
उसने तो प्यार भरा खाना भी बनाया और आज सुबह मेरे लिए नाश्ता भी लाया। ईर्ष्या, किंग गुआंगलिन ने बेशर्मी से अपने कर्मों को हेफोन पर डाल दिया। ईर्ष्या, यूले ने खट्टा स्वर में सिर हिलाया। बिना किसी कारण के उसने स्वयं को नींबू से भरा हुआ पाया तथा महसूस किया कि दुनिया एकल लोगों के प्रति अत्याचार से भरी हुई है। तुम्हें उसकी बात पर यकीन है? सन वेन ने किंग गुआंगलिन को शक भरी नजरों से देखा। जहां तक हमें पता है, हो सकता है कि वही नाश्ता और रात का खाना बना रहा हो। तो फिर? यूले ने एक पल के लिए सोचा, अभी भी खट्टा, मुझे भी उससे जलन होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम्हें बसंत ऋतु का बुखार चढ़ रहा है बच्चे। सन वेन हैरान सा लग रहा था। क्या तुम्हें हमेशा से अकेले होने पर गर्व नहीं था? अब तुम्हें लोगों के झगड़ने से जलन क्यों हो रही है? मैंने झगड़ा नहीं किया, किंग गुआंगलिन ने सुधारा। हम दोनों बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि साथ में घूमने और दौड़ने भी जाते हैं। बस, यूले ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, मुझे बस इस बात से जलन हो रही है कि दो औरतें तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं और मुझे जलन हो रही है। मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसा लगता है। ऐसा मत कहो, सन वेन ने सिर हिलाया। तुम ऐसा लग रहे हो जैसे पहले भी कोई औरत तुम्हारे पीछे पड़ी हो। सच तो यह है कि तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये तो जरा ज्यादा हो गया, किंग गुआंगलिन ने हल्के से खांसते हुए यूले को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, सिंगल रहना बहुत अच्छा है। तुम जो चाहो कर सकती हो, रोज रोज चुंबन और गले मिलने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उफ, सन वेन ने ऊपर देखा, कोला की चुस्की लेते हुए, जब वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके मुंह के कोने से कुछ गिर गया। उसने जल्दी से मेज से एक नैपकिन उठाया और उसे पोंछा। फिर भी लिन के पास बातों का हुनर है। बोलते रहो। निराशा से भरे चेहरे के साथ यूले ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बाकी सभी सीटें भरी हुई थीं, वरना वह जरूर वहां से चला जाता। ये दोनों बहुत ज्यादा हैं। अध्याय 172, अध्याय 170। ये जगह अच्छी है। सिफारिशों, मासिक टिकटों और सदस्यता के लिए अनुरोध। हमेशा की तरह भोजन पर हंसी मजाक करने के बाद वे तीनों आराम करने के लिए कार्यालय लौट आए। किंग गुआंगलिन ने सन वेन के काम में दखल न देने का फैसला किया था। सन वेन चाहे जो भी करे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वह बस पहले की तरह काम करता रहेगा और यूले का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक को परेशानी पसंद नहीं थी और दूसरे ने ये काम शिक्षक के लिए किया। यदि वह सन वेन के लापरवाह कार्यों का अनुसरण करते, चाहे इसका मतलब अलग गुट बनाना हो या कुछ और, तो शुरुआती चरण थकाऊ और व्यस्त होंगे और लाभ बहुत कम होगा। इसके अलावा नतीजा अच्छा हो या बुरा, ये व्यस्त और थकाऊ बना ही रहेगा, क्योंकि सन वेन चेन रुई की तरह नहीं थे, जो हर काम को चरणबद्ध तरीके से करते थे और एक योजना बनाते थे। सन वेन अधीर थे और उनकी आकांक्षाएं ऊंची थीं। चेन रुई के बचकाने सपनों के विपरीत वह पैसे के पीछे भागते थे। अगर उन्होंने अपना स्टूडियो खोला तो वे निश्चित रूप से मौजूदा स्टूडियो के शांत माहौल को नहीं अपनाएंगे। वे शायद भेड़िया संस्कृति जैसी कोई आक्रामक चीज शुरू करेंगे। किंग गुआंगलिन को यह पसंद नहीं आया और हेफोंग भी ये देखना नहीं चाहता था। मालिक, जियांग लिंगलिंग मुस्कुराते हुए चेन रुई के कार्यालय से बाहर आई, अपनी कुर्सी किंग गुआंगलिन की ओर खिसका दी और कहा, बॉस ने अभी अभी मेरी तारीफ की है और मुझे वेतन वृद्धि दी है। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और किंग गुआंगलिन की ओर 2 उंगलियां हिलाते हुए कहा, 20% तक। ओह, बधाई हो। किंग गुआंगलिन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उसने देखा कि जियांग लिंगलिंग उसे देखकर खिलखिला रही है। वह रुका, फिर बोला, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम इसके लायक हो। उसने मन ही मन आह भरी, काश उसे पता होता कि यह इतना झंझट भरा काम होगा। उसने वह कॉमिक नहीं बनाई होती, या कम से कम उसे दी ही नहीं होती। कुछ खुद बनाना बेहतर होता। ये सब तुम्हारा होना चाहिए, मुझे थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। जियांग लिंगलिंग ने अपने होंठ भींच लिए, अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नज़र अपनी टांग पर घुमाए और अपनी पैंट के छेद से खेलने लगी। मुझे ये पैसे संभालते हुए थोड़ी बेचैनी हो रही है। किंग गुआंगलिन ने बिना कुछ बोले बस उसकी ओर देखा, ये देखने के लिए कि वह वास्तव में क्या सुझाव देना चाहती थी। यदि वह उसके लिए वेतन वृद्धि को नकद में बदल दे तो वह बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेगा, ताकि यह परेशानी भरा मामला खत्म हो जाए। बॉस, बस एक बार मुझे ठीक से शुक्रिया अदा करने दीजिए, वरना मुझे बुरा लगता रहेगा। किसी दिन आपको खाना खिला दूंगा। ओह हाँ। उसकी बोली बदल गई और उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे चलाने लगी। शेंगटियन स्क्वायर पर एक नया ग्रिल्ड फिश रेस्टोरेंट खुला है, जिसे मेरी एक दोस्त ने आजमाया था और कहा था कि यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेटिंग वाला है। क्या मैं आपको वहाँ खाना खिलाऊं? बस इसे नकदी में बदल दो। पब फ्यूचर विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो, जियांग लिंगलिंग उलझन में दिखी। किंग गुआंगलिन सोच में डूबा हुआ बिना सोचे समझे बोल गया था। उसे लगा कि यह बात शायद ठीक न लगे, इसलिए उसने रुककर समझाया, देखिए, बाहर खाना समय की बर्बादी भी है और परेशानी भी। अगर आप अपना आभार प्रकट करने के लिए मुझे खाना खिलाना चाहते हैं तो इसे आसान क्यों नहीं बनाते? आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद खाना खा लूंगा। इस तरह आपने अपना आभार व्यक्त कर दिया और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। क्या ये सही नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम सच में सीधी और व्यवहारिक हो। जियांग लिंगलिंग ने एक पल खुद को रोका और फिर एक अजीब सी मुस्कान दी। अकेले ग्रिल्ड फिश खा रही हूँ। उसने उम्मीद की थी कि किंग गुआंगलिन मना कर देगा, लेकिन इस तरह नहीं। ऐसी स्थिति की कल्पना कौन कर सकता था? सटीक पता क्या है? किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से पूछा। ये चौक के पश्चिमी गेट के पास है, जिसे मीटिंग टाइम कहते हैं। यह अच्छी तरह से सजाया गया है, 2 लोगों के लिए एकदम सही। अगर एक व्यक्ति जाता है तो उसे खाने का एक छोटा हिस्सा भी नहीं मिलता। जियांग लिंगलिंग ने उसे दिखाने के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन घुमाई।
यहाँ सिर्फ ग्रिल्ड फिश ही नहीं है, उनके पास और भी कई व्यंजन हैं और शुरुआती दिन में छूट भी मिलती है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। किंग गुआंगलिन ने उसके सामाजिक दायरे में मौजूद तस्वीरों को देखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मेरे सभी दोस्तों ने इसकी बहुत तारीफ की है। जियांग लिंगलिंग ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या ये सचमुच अच्छा है? बहुत बढ़िया, मैं सचमुच इसकी कद्र करता हूँ। किंग गुआंगलिन को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि टीचर को डिनर पर कहाँ ले जाए। जगह का नाम, सजावट और स्वाद सब कुछ बिल्कुल सही था। मैं आज रात अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ ले जाऊँगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप वाकई बहुत मददगार रहे हैं, तो फिर चलो उस भोजन को छोड़ देते हैं। किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाकर मना किया और रेस्तरां का मेनू देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला कि क्या वह उपयुक्त है। जियांग लिंगलिंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उसके कंधे झुक गए और उसने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। ठीक है, उसने डेट के लिए एकदम सही जगह चुनी थी, लेकिन अंत में उसे किसी और के लिए शादी के कपड़े बनाने पड़े। पब फ्यूचर विज्ञापन, बहुत निराशाजनक। अब ध्यान दो, चेन रुई कुछ देर पहले ही अपने कार्यालय से बाहर आए थे। उन्होंने देखा कि सभी लोग वापस आ गए हैं और उन्होंने ताली बजाई तथा समूह को संबोधित करने के लिए तैयार हो गए। जो भी झपकी लेने की तैयारी कर रहा था या अपने कामों में व्यस्त था, सब रुक गए और चेन रुई की ओर ध्यान देने लगे। जियांग लिंगलिंग अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी और आराम से अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि किंग गुआंगलिन ने भी अपना फोन रख दिया और उसकी ओर देखने लगा। बॉस दोपहर के समय शायद ही कभी किसी मामले पर चर्चा करते थे, और जब करते भी थे तो हमेशा अच्छी खबर होती थी। सबके चेहरों पर उम्मीद के भाव थे। इस महीने कंपनी सभी को 2 दिनों के लिए, शुक्रवार और शनिवार, एक कार्य दिवस और एक अवकाश के दिन, चौ माउंटेन ले जा रही है। कोई आपत्ति है? चेन रुई ने समूह को देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि लोबेई की आखिरी दिन की यात्रा मजेदार थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी। कुछ सोच विचार के बाद उसने शुक्रवार को एक और दिन जोड़ दिया, जिससे कुल मिलाकर 2 दिन हो गए। उसने सोचा कि सभी इससे खुश होंगे, लेकिन फिर भी वह पूछना और राय लेना चाहता था। महान, कोई बात नहीं। क्या हम रात भर कैंपिंग करेंगे? बॉस, बहुत बढ़िया है। कार्यालय का माहौल अचानक जीवंत हो गया। जैसे जैसे शोर धीरे धीरे कम होता गया, चेन रुई ने हाथ बढ़ाकर शांत करने का इशारा किया। उसने आगे कहा, अभी थोड़ी देर में मैं लिंगलिंग आपकी राय लेता हूँ, मुख्यतः 2 बातों पर। एक, समय अगले हफ्ते या उसके बाद, आप लोग खुद तय करें, और दूसरा, रात भर रुकना, कैंपिंग होगी या किसी फार्म हाउस में। सभी लोग अपनी राय दें और हम उसके आधार पर फैसला करेंगे। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ें और चर्चा करें। जब उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बात समाप्त की तो कार्यालय में तुरंत ही दोनों मामलों पर चर्चा शुरू हो गई। किंग गुआंगलिन, कम उत्साहित, अपनी झपकी की तैयारी में वापस मुड़ा। कंपनी के लाभ वास्तव में बुरे नहीं थे। वे हर 2 महीने में एक आउटिंग करते थे और सारे खर्चे चुकाते थे। पिछली बार मई में था और अब जुलाई में ये फिर से हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका उससे कोई खास लेना देना नहीं था। सप्ताहांत टीचर के साथ बिताना बेहतर था। उन सहकर्मियों के साथ आराम का दिन बिताने के बारे में सोचना उबाऊ था, जिनसे वह पहले ही रोज काम पर मिलता था। पब फ्यूचर विज्ञापन, क्या दोबारा जाने की योजना नहीं है? चेन रुई पिछली बार किंग गुआंगलिन के सीधे इनकार को नहीं भूली थी और पूछने आए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड काफी चिपकू है, किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप उसे साथ ला सकते हैं। चेन रुई ने हाथ हिलाते हुए चारों ओर देखा और फिर गला साफ करते हुए अपनी आवाज़ ऊंची की। जिन लोगों की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वे उन्हें साथ ला सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं वे अपने जीवनसाथी को साथ ला सकते हैं। उसने सनवेन की ओर देखा। सनवेन, क्या तुमने सुना? मैंने सुना है, सनवेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बार जब मेरे पास एक होगा तो मैं उसे जरूर लाऊंगा। उसने संबंध तोड़ लिया, किंग गुआंगलिन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। ओह ठीक है, चेन रुई ने अजीब तरीके से अपनी नाक को छूते हुए कहा। आपका क्या हाल है? मैंने निश्चित रूप से ब्रेकअप नहीं किया है। मैं उससे पूछूंगा और अगर वह मान गई तो मैं उसे ले आऊंगा। चेन रुई को दोबारा आमंत्रित करते देख किंग गुआंगलिन ने सीधे तौर पर मना नहीं किया, बल्कि कहा कि वह पहले ही फोन के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी को बेहतर तरीके से जानना अच्छा है। चेन रुई ने उसके कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा और अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। किंग गुआंगलिन ने उसके पीछे हटते हुए व्यक्ति को देखा और हिचकिचाया। वह उसे याद दिलाना चाहता था कि वह अधिक लोगों को काम पर रखे, कहीं ऐसा न हो कि अगर सनवेन अचानक नौकरी छोड़ दे तो पूरी कंपनी ठप हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वह तो सिर्फ एक कर्मचारी था, ऐसी बातें सुझाना उसका काम नहीं था। वह ये बात कैसे उठा सकता था? अब काम इतना आसान हो गया था कि बॉस से और लोगों को नौकरी पर रखने के लिए कहना उचित नहीं होगा। भले ही उसने चेन रुई को यह सुझाव देने का साहस जुटाया हो, वह जानता था कि चेन रुई तब तक नहीं सुनेगी जब तक कि कोई अच्छा कारण न हो। वह चेन रुई को सीधे तौर पर सनवेन की स्थिति के बारे में नहीं बता सकते थे, लेकिन इसके बिना चेन रुई के लिए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई कारण नहीं था। कितना सिर दर्द है? उसने आह भरी और अपना सिर मेज पर टिकाने का निर्णय लिया। वह भी स्थिति का निरीक्षण करेंगे और बाद में उससे निपटेंगे। डॉट 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 प्रायोजन के लिए बड़े संरक्षक विवेक स्वांग को धन्यवाद, बहुत सराहना। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 173, अध्याय 171। कितना सुंदर। 17 या 18 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति किशोरावस्था के चरम पर होता है और हमेशा यही कहता है, मेरा भाग्य मेरे अपने हाथों में है, स्वर्ग के हाथों में नहीं। फिर 27 या 28 साल की उम्र में वह घुटनों के बल बैठकर रोता है और स्वर्ग से प्रार्थना करता है कि वह उसे कुछ आराम दे। चेन रुई पहले ही 30 की उम्र पार कर चुका था, ऐसे नाटकीय कामों की उम्र से बहुत आगे। वह रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत स्थिर दिखता था, सिवाय उसके आदर्शों और योजनाओं के। जब उसकी किशोरावस्था का जोश अचानक उभर आता था, उत्साही, वह हमेशा धैर्यपूर्वक और पूरी तरह से लोगों को उनके प्रश्नों में मदद करते थे।
विलक्षण, उसके सपने थोड़े अवास्तविक लग सकते थे, लेकिन वह उन्हें पूरा करने के प्रति बहुत गंभीर था। उदार कंपनी के नियमित भत्तों के अलावा वह अक्सर लोगों को भोजन और दोपहर की चाय का आनंद देते थे। मिलनसार, वह हमेशा खुश रहता था और किसी ने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा था। और वह स्पष्टवादी थे, कुछ ही शब्दों में मुद्दे पर आ जाते थे, अन्य कंपनी मालिकों के विपरीत जो बैठकों में 1 या 2 घंटे तक बोलते रहते थे। ऐसे बॉस का सामना करते हुए जो उत्साही, सनकी, उदार, मिलनसार और सीधा था, किंग गुआंगलिन चुपचाप खड़े होकर किसी को उसकी पीठ में छुरा घोंपते हुए नहीं देख सकता था। भले ही वह व्यक्ति उसका अपना विश्वविद्यालय का सहपाठी, 6 साल का घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। वो इस झंझट में कैसे फंस गया? वो तो बस काम पर जाना चाहता था और अपना काम करना चाहता था। अपनी मेज पर लेटे हुए किंग गुआंगलिन यही सोच रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि लंच ब्रेक खत्म हो गया था और उसे नींद ही नहीं आई थी। बॉस, चाओ माउंटेन की उस यात्रा के बारे में क्या आपको लगता है कि अगला हफ्ता या उसके बाद वाला हफ्ता बेहतर रहेगा? और हमें कैंपिंग और फार्म हाउस की मस्ती में से क्या चुनना चाहिए? जियांग लिंगलिंग एक बहुत ही सक्षम सहायक था, जो चेन रुई द्वारा सौंपे गए कार्य पर तुरंत काम करना शुरू कर देता था और राय एकत्रित करता था। अभी तक मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसमें भाग लूंगा या नहीं, मैं आपको कल जवाब दूंगा। उसे वापस जाकर टीचर हे से उनकी राय पूछनी थी। अगर हे फांग नहीं जाना चाहता था तो वह भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं था। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भोजन, पेय और मौज मस्ती क्यों न इसमें शामिल हो जाएं। जियांग लिंगलिंग को समझ नहीं आया और फिर उसे याद आया कि पिछली बार भी उसने उसे नहीं देखा था। जब हम लोबेई गए थे तब क्या तुम यही काम करते थे? मैंने शुरू तो कर दिया था, बस नहीं गया। किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ देर रुककर कहा, मुझे सप्ताहांत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताना था। इस तथ्य पर जोर देना हमेशा अच्छा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी चिपकू है? हाँ। वह क्या करती है? सप्ताहांत में भी छुट्टी रहती है? जियांग लिंगलिंग ने किनारे से पूछा। ओह, वह एक शिक्षिका है। किंग गुआंगलिन ने इस बारे में सोचा। ये कहना कि वह बेरोजगार है उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने टीचर का दर्जा थोड़ा पहले ही बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार वह उन्हें अपनी टीचर मानता था। वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी खूबसूरत लगती है। जियांग लिंगलिंग की आंखें चमक उठी, जैसे उसने राय इकट्ठा करना छोड़ दिया हो और बातचीत को गपशप में बदल दिया हो। तुमने कई बार मेरे द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, क्या इसलिए कि तुम्हें डर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ईर्ष्या करेगी? वह इतनी छोटी नहीं है ना? ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाने जाना है। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि टीचर ही क्षुद्र हैं या नहीं, लेकिन उसे किसी भी मिश्रित लिंग वाले भोजन से बचना ही था। इससे समय और परेशानी की बचत हुई और व्यर्थ का सामाजिक मेलजोल वैसे भी बेकार था। तुम्हें उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। जियांग लिंगलिंग आश्चर्यचकित थी। कभी कभी, वाह, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खुश होगी, है ना? इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? मुझे ऐसा आदमी क्यों नहीं मिल रहा जो अपनी प्रेमिका को इस तरह बिगाड़ता हो? जियांग लिंगलिंग ने आह भरी। ये किस्मत पर निर्भर करता है और किस्मत पर भी। असल में मैं ही खुशकिस्मत हूं कि मुझे उससे मुलाकात हुई। किंग गुआंगलिन ने बात टाल दी। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी महान है। वो बहुत अच्छी खाना बनाती है, कमाल का गाती है और मेरे साथ जॉगिंग भी करती है। उसने देखा कि जियांग लिंगलिंग की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई और वो बात करना बंद कर दिया। फिर उसने बात बदल दी। खैर, देर सवेर तुम्हें भी सही इंसान मिल ही जाएगा। हिम्मत रखो। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। आह, काश मैं तुमसे पहले मिल पाती, वह धीरे से बोली। आह भरते हुए उसकी भौहें और आंखें फिर झुक गईं। मुझसे किस लिए मिले? किंग गुआंगलिन को आश्चर्य हुआ। मैं आपके प्रकार में नहीं हूं। इस आदमी के मन में सचमुच मेरे लिए कोई इरादा है, जबकि वह जानता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वह बहुत बेशर्म है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग लिंगलिंग एक पल के लिए हिचकिचाया। तो बॉस, आपको किस प्रकार का व्यक्ति पसंद है? शिक्षकों। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, लुओ सिटी विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग से स्नातक। डॉट डॉट डॉट। दोपहर की उस छोटी सी बातचीत के बाद काम पर जाने से पहले किंग गुआंगलिन को किसी ने परेशान नहीं किया। उसने अपना स्केच पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया और पुस्तिका की पूरी कहानी पूरी कर ली। बस रंग भरना बाकी था। ये काम पूरा होने के बाद वह उसे प्रकाशन के लिए कंपनी को सौंप सकता था। अरे, आज तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? उसने ऊपर देखा तो सनवेन अपना बैग लेकर जल्दी से बाहर जा रहा था। उसे कुछ आश्चर्य हुआ। मुझे कुछ काम है, पहले मैं निकल रहा हूँ। सनवेन ने अभिवादन में हाथ उठाया और लंबे कदमों से कार्यालय से बाहर निकल गया और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचकाए और जल्दी से अपना सामान पैक किया और किन की मां को फोन करके बताया कि वह आज रात को खाने के लिए घर नहीं आ रहा है। बस में बैठकर हेफॉन के घर तक कुछ कदम चलने के बाद उसने हेफॉन को बालों का जूड़ा बनाए, एप्रन पहने, अपने लिए खाना बनाने के लिए तैयार पाया। इसे उतार दो। किंग गुआंगलिन उसके पास गया, उसे गले लगाया, उसके दोनों गालों को चूमा, फिर चतुराई से एप्रन खींचा, जो एक ही झटके में उतर गया। आज रात हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। शुक्र है कि वह बहुत देर से वापस नहीं आया, वरना वह पहले ही खाना बनाना शुरू कर चुकी होती। हम कहाँ जा रहे हैं? हे फैंग ने उसके गले लगकर हंसते हुए पूछा। कोई अच्छी खबर है क्या? अचानक बाहर खाना खाने क्यों जा रहे हैं? मैंने इनाम जीता, 3000 युआन। पब फ्यूचर एड्स। किंग गुआंगलिन ने गर्व से भरकर उसे बेडरूम की ओर धकेला। जल्दी करो और कपड़े बदल लो। मुझे बहुत अच्छी जगह मिल गई है। क्या हम ग्रिल्ड फिश खाने चलें? क्या तुम्हें पसंद आएगी? तुमने क्या जीता? बाहर निकलो और मेरे पीछे पीछे अंदर क्यों आ रहे हो? हे फैंग ने उसे बेडरूम से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कपड़े पकड़ते हुए पूछा, लॉटरी का टिकट खरीदा या क्या तुम्हें गणना करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ो और गणना करो। किंग गुआंगलिन ने दरवाजे के पीछे से चिढ़ाते हुए कहा। मेरी गांड का हिसाब कर लो, बस मुझे बता दो।
ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसे एक छोटा सा पुरस्कार मिला और पुरस्कार राशि आज मिली। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने हमेशा कहा था कि चित्रकला में तुम्हारा भविष्य है ना? जल्दी करो और उस घटिया हास्य शैली को छोड़ो और अपनी पारंपरिक चित्रकला पर ध्यान दो। इससे कोई बाधा नहीं होगी। मैं दोनों काम संभाल सकता हूँ। किंग गुआंगलिन दरवाजे के सहारे झुककर मुस्कुराया। क्या आप जानते हैं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है? वह मैं ही हूँ। पाह, मैंने कभी किसी को खुद को प्रतिभाशाली बताते हुए नहीं देखा। मैं एक जीनियस हूँ। टाइटैनिक का मुख्य पुरुष किरदार याद है? उसे नायिका का चित्र बनाने के लिए उसके सामने नायिका की जरूरत थी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस एक नज़र और मैं ये कर सकता हूँ। कौन ज्यादा प्रभावशाली है? बेशर्म, तुम सचमुच ऐसा चित्र बनाना चाहते थे? मेरा, है ना? नहीं, ये तो बस एक तुलना थी। चरमराहट। हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए हे फैंग ने दरवाजा खोला और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हें कल रात खुद से मिलने नहीं देना चाहिए था। तुम्हारा कोई अच्छा इरादा नहीं था। तुम्हें ऐसा चित्र बनाने की अनुमति नहीं है। कला जगत के लोग थोड़े सनकी होते हैं और उन्हें नग्न कला में रुचि होती है। कौन जाने कब उन्हें अचानक कोई अजीबोगरीब विचार सूझ जाए। ये तो बस एक उदाहरण था, जैसे वह पेंटिंग जो मैंने तुम्हें पहले दी थी। क्या मैं वह भी तुम्हारे मौके पर पोज दिए बिना ही नहीं बना पाया था? किंग गुआंगलिन ने मासूमियत से मेज पर रखी पेंटिंग की ओर इशारा किया। ये वही पेंटिंग थी जो उसने उसे उनके आधिकारिक रूप से एक साथ होने से पहले दी थी, जिसमें वह फूलों के बीच फूलों की खुशबू सूंघ रही थी। उसने तुरंत विषय बदल दिया। तुम उस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। वह उसे उन अनुमतियों को रद्द नहीं करने दे सकता था जो उसने अभी अभी दी थी। हे फैंग ने मेज पर रखी पेंटिंग पर नजर डाली, थोड़ी राहत महसूस की। वह बाहर निकली, अपनी ड्रेस खींची और घूमकर बोली, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। जब आप कुछ भी नहीं पहने होते हैं तो उससे थोड़ा ही कम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हम फिर से तरोताजा हो रहे हैं? हा, मजाक कर रहा था, मुझे मत मारो। अध्याय 174, अध्याय 172, आकाश से उतरना। चाहे शुरुआत में चीजें कितनी भी अच्छी तरह से योजनाबद्ध की गई हों, भावनाओं ने हमेशा अनजाने में हमारे मन को बदल दिया। हे फैंग हमेशा रात के सन्नाटे में चुपचाप कुछ सोचते हुए पाती थी, क्योंकि वह बार बार सीमा पार कर जाती थी और अगली बार जब वे मिलते थे तो उन विचारों को एक तरफ रख देती थी। यह मीठी कैंडी की तरह था जो एक बार फिर स्वाद लेने, एक और निवाला लेने के लिए ललचाता था। जब तक वे अंतिम चरण तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक सब ठीक था। निराश होकर उसने किंग गुआंगलिन को जोर से चुटकी काटी, फिर अपनी बांह उसके हाथ में डालकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मन ही मन सोच रही थी कि क्या कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा उनकी बेशर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे कंपनी के साथ चोहू माउंटेन पर एक आउटिंग है और पति पत्नी भी साथ आ सकते हैं। यह अगले हफ्ते या उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? बस स्टॉप के नीचे बस का इंतजार करते हुए किंग गुआंगलिन ने संक्षेप में सैर की योजना दोहराई। मैं तुम्हारी कंपनी के इवेंट में क्यों आऊंगी? हे फैंग ने अपनी उदासीनता जाहिर करते हुए कहा, जाओ, बस अपने उस सहकर्मी को तुम्हें भगा मत दो। किंग गुआंगलिन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। हे फैंग पहले से भी ज्यादा घर का रहने लगा था। शाम को जब वह काम से लौटता तो वह सुबह वाला वही पजामा पहने रहती, दिन भर बाहर नहीं निकलती। मैं पिछली बार नहीं गया था और इस बार भी नहीं जाना चाहता। मैंने पहले तो ये कहकर मना कर दिया था कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, लेकिन मेरे बॉस ने साफ साफ कहा कि पति पत्नी आ सकते हैं, उम्मीद है कि हम साथ जा सकेंगे। उसने हे फांग से हाथ मिलाया, अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरा भी जाने का मन नहीं है। इतनी गर्मी में तुम्हारे साथ घर के अंदर रहकर एयर कंडीशनिंग का मजा लेते हुए और फिल्म देखते हुए इससे बेहतर क्या हो सकता है? हे फैंग ने एक पल सोचा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम सारा दिन घर में बंद रहकर ऊब जाओगी तो क्या होगा? बाहर जाना अच्छा है, तुम ही हो जो इससे परेशान हो सकती हो, है ना? किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर देखा, कुछ अवाक। मैं हर दिन बाहर रहती हूँ जबकि तुम घर पर ही रहती हो। हे फैंग उसे घर का आदमी कहती थी, लेकिन अब उसकी तुलना में वह एक सच्ची साधु थी। बस सुबह उसके लिए थोड़ा ज्यादा सामान खरीद दो और वह सारा दिन घर के अंदर रह सकती है। ज्यादा से ज्यादा नीचे वाली किफायती दुकान पर एक छोटा सा चक्कर लगा सकती है। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे ध्यान केंद्रित करने के लिए शांति की जरूरत है। घर पर रहना मेरे लिए सामान्य बात है, जब तक मुझे सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत न हो। मैं घर पर ही रहता हूँ, हे फांग ने आत्मविश्वास से तर्क दिया। मैं भी एक कलाकार हूँ, मुझे भी शांति चाहिए। तो क्या हम हर दिन घर पर ही रहेंगे? ये भी बुरा नहीं है, किंग गुआंगलिन ने सोचा। इस विचार से वह काफी प्रसन्न हुआ। ये शर्म की बात थी कि उन्हें अभी भी जीविका कमाने के लिए काम करना पड़ता था। पब फ्यूचर एड्स छोड़ो भी, चलो अब भी बाहर चलते हैं और आत्मा को पोषण देते हैं, ताकि तुम मुझे मदद करने के लिए परेशान न करो, हे फैंग ने धीरे से कहा। अक्सर घर पर रहना चिड़चिड़ापन का कारण बनता है। ये हर बार नहीं होता, कुल मिलाकर केवल 3 बार होता है। हर बार पिछली बार से भी बदतर है। हम बाहर हैं। किंग गुआंगलिन ने घबराहट से चारों ओर देखा। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो फिर ये तय हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारे सहकर्मियों को बता सकूं कि कोई तुम पर नजर रख रहा है, इसलिए कोई अजीब विचार मत रखना। हे फैंग उस पर झुक गया और ऊपर देखा। क्या तुम्हारा वह सहकर्मी आज तुम्हें ढूंढ रहा था? नहीं, किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि अगर वह नहीं जानती तो बेहतर होगा कि वह खुद ही इस मामले को संभाल ले, अन्यथा ये केवल अच्छे मूड को खराब कर देगा, जो कि बहुत दुख की बात होगी। वास्तव में ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरी अमर क्यूई ने उन्हें बिना किसी लड़ाई के पीछे हटने के लिए डरा दिया है। हे फैंग ने गर्व से कहा। बस को रुकते हुए देखा और जल्दी से किंग गुआंगलिन को बस में खींच लिया। तुम्हें इतनी दूर गए हुए कितना समय हो गया? किंग गुआंगलिन बस के पीछे उसके बगल में बैठ गया और आह भरते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा।
शुक्र है कि वे अब भी शाम को दौड़ने जाती थीं, अन्यथा वे सचमुच प्राचीन काल की आश्रय प्राप्त युवतियों की तरह होती जो कभी घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती। बाहर क्यों जाना, मौसम बहुत गर्म है, घर में एयर कंडीशनिंग, कोला, कंप्यूटर और उपन्यास हैं। ऐसा जीवन तो सिर्फ अमर लोग ही जी सकते हैं, बाहर जाकर कष्ट क्यों सहना। ये सच है, टैन होने से सब खराब हो जाएगा। तब मैं तुम्हें शाम को ज्यादा बार बाहर ले जाऊंगा, आप कुछ और चक्कर भी दौड़ सकते हैं। बल्कि मैं नहीं होता। इस समय बस में भीड़ नहीं थी और दोनों पीछे की सीट पर चुपचाप बातें कर रहे थे। जल्द ही वे शेंगटियन स्क्वायर पर पहुंच गए, जहां बस स्टॉप के साइन के नीचे कदम रखते ही किंग गुआंगलिन को एक अजीब भावुकता महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर, पब फ्यूचर एड्स। उस समय यहीं पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसने हे फोन से कहा, कुछ कदम आगे बढ़कर वापस मुड़ गया। कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते में नाटकीय परिवर्तन आ गया। खो गई हो और वापस आने का इंतजार कर रही हो। हेफोंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके किंग गुआंगलिन के सामने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुकाए खड़ी थी। खो गए हैं और वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हाथ मिलाना चाहोगे? इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचा। चलो हम चुंबन करते हैं। बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। हेफेंग हंसा और छूटते हुए बोला, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं कहाँ से आया हूँ। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? ये सुनकर किंग गुआंगलिन को अचानक याद आया, मुझे याद है तुम अचानक मेरे पीछे आ गए थे और यह एक बस स्टॉप है। उसने साइन बोर्ड की तरफ देखा, मैं अभी अभी बस से उतरा था, कोई दूसरी बस नहीं गुजरी थी और तुम मेरे साथ वाली बस में नहीं थे, तुम कहाँ से उतर आए? पहली बार जब वे ऑनलाइन मिले थे तो थोड़ा घबरा जाना स्वाभाविक था, उसने इन विवरणों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जहां वह पहले खड़ा था उसे अचानक ये याद आ गया। तुम्हारा दिमाग किस चीज़ से बना है? कभी कभी हेफांग सचमुच अपना दिमाग खोलकर देखना चाहता था कि उसकी याददाश्त इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। क्या तुम इतने समय से वहां खड़ी थी? किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं और अपने सामने थोड़ी दूरी पर इशारा किया, फिर उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं हो सकता। उसे याद आया कि उस दोपहर काफी धूप थी, क्या वह बस यूं ही इंतजार कर रही थी? ये तो बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल नहीं। हेफेंग ने आंखें घुमाई। चलो चलें, खाने का समय हो गया है। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम अचानक मेरे पीछे कैसे आ गए। वह और भी उलझन में पड़ गया और जैसे ही मैं बस से उतरा तुमने मुझे एक संदेश भेजा। उस समय तो उसने सोचा था कि यह महज संयोग था, लेकिन अब जब वह इस बारे में सोच रहा है तो यह स्पष्ट रूप से सही नहीं है। आखिर वह कहाँ से आई थी? मैं एक परी हूँ, बिल्कुल ऐसी ही, बम बम बम, आसमान से इंद्रधनुष के साथ उतरती हुई, तुम्हारे पीछे प्रकट होती हुई। हेफेंग ने उसके हाथ के एक झटके से उसे घुमाया और उसकी ठुड्डी को अपनी ओर उठाया, समझे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर एड्स। ये देखकर कि वह सच नहीं बोल रही है, किंग गुआंगलिन को और अधिक संदेह हुआ और उसने फिर से बस स्टॉप के साइन की ओर देखा। क्या ये हो सकता है कि मैंने सही अनुमान लगाया था? इस पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया, कौन जाने तुम्हें गलत याद आ गया हो। हेफेंग ने असहाय होकर उसका हाथ पकड़ लिया और शेंगटियन स्क्वायर की ओर पीछे की ओर चल दिया। मुझे याद है कि उतरने के तुरंत बाद मैंने तुम्हें एक संदेश भेजा था, फिर तुम बिल्कुल अनजान जवाब देने के लिए नीचे देखे और मैंने अनुमान लगाया कि यह तुम ही थे। वास्तव में आप क्या सोचते हैं? तो फिर ये तो किस्मत ही है, जैसे ही मैं बस से उतरा तुम भी आ पहुंचे। किंग गुआंगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर उस विचार को दिमाग से निकाल दिया। शायद उसे सचमुच गलत याद आ गया था। चलो, ग्रिल फिश रेस्टोरेंट पश्चिमी गेट पर है, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, ढूंढना आसान होगा। वास्तव में इसे ढूंढना बहुत आसान था। वे अभी पश्चिमी द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें दूर से इसका बड़ा चमकता हुआ चिन्ह दिखाई देने लगा। वाह, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? हेफेंग थोड़ा हैरान हुआ। यह अभी अभी खुली है और हर चीज़ छूट पर है। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिसमें सभी मुख्य व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और पेय पदार्थों पर 20% छूट के साथ मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। मुझे इसे चुनने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बुरा नहीं है ना? किंग गुआंगलिन अंदर आया और उसे वहां के माहौल से विशेष संतुष्टि महसूस हुई। प्रकाश व्यवस्था गर्म और मंद थी, सजावट सुरुचिपूर्ण थी, शांति की भावना पैदा कर रही थी, जो डेट के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। सौभाग्य से उसने उसे आज दोपहर की घटना के बारे में नहीं बताया, अन्यथा यदि उसे पता चलता कि सहकर्मी उसे यहाँ लाना चाहता है। उफ, सब ठीक है। अद्भुत। हेफेंग उसे रेस्तरां में खिड़की वाली सीट पर खींच ले गया और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो यहाँ बैठते हैं, यहाँ से हम रात का दृश्य अच्छी तरह देख सकते हैं। हम और भी अच्छा लग रहा है, आप हमेशा सबसे अच्छी जगहें चुनते हैं। किंग गुआंगलिन ने बाहर के नज़ारे की प्रशंसा की, फिर मेनू उसकी ओर बढ़ाया। देखो क्या खाना है। गर्म रोशनी के नीचे हेफोंग का चेहरा एक शांत सुंदरता से रंगा हुआ था। मेनू की जांच करते समय उसकी गंभीर नज़र ने किंग गुआंगलिन के दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर दिया। वास्तव में घर पर बैठकर गले लगना भी पर्याप्त नहीं है, कभी कभी घूमना फिरना और विभिन्न भावनाओं का अनुभव करना भी आवश्यक है। ताज़ी हरी मिर्च के साथ ग्रिल्ड मछली, अब आप इसे संभाल सकते हैं। हेफेंग ने मेनू में एक आइटम पर गोला बनाया, फिर किनारों पर बिंदु बनाए और मेनू को वापस अपनी ओर धकेलते हुए कहा, कुछ और जोड़ना चाहते हो? ठीक है, चलो इनसे शुरुआत करते हैं। किंग गुआंगलिन ने लापरवाही से देखा, सोचा कि इतना काफ़ी है और मेनू पास आ रहे वेटर को थमा दिया। ऐसी डेट्स बुरी नहीं थी, शायद वे महीने में 1-2 बार ऐसा करने पर विचार कर सकते थे। डॉट 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 पीस 1 नेता से अतिरिक्त अपडेट। डॉट 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 पीस 2 क्या आपका कोई दोस्त क्रैन नाम का है? आपने जिस किताब की सिफारिश की है उसके शुरुआती कुछ अध्यायों में एक पाठक आपको ये स्वीकार करता है। टाइपिंग मुझे अब भी कुत्ते का खाना खिलाती है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 175, अध्याय 173, शुभ रात्रि 2 में एक बड़ा अध्याय।
अच्छे से खाने का मतलब स्टेक या जापानी व्यंजन खाना नहीं है जिनकी कीमत 1000 युआन से अधिक है, बल्कि इसका मतलब है किसी ऐसी चीज़ का आनंद लेना जिसे लोग पसंद तो करते हैं लेकिन अक्सर नहीं खाते। उदाहरण के लिए ग्रिल्ड मछली। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप घर पर बना सकते हैं और इसे हर दिन खाना यथार्थवादी नहीं है। कौन इसे हर दिन खाता है? इसलिए कभी कभी बाहर जाना दोनों लोगों को बहुत खुश करता है, खासकर डेटिंग के माहौल में, जो विशेष रूप से संतोषजनक होता है। यदि किंग गुआंगलिन वास्तव में ही फोन को किसी शानदार पश्चिमी रेस्तरां में ले जाता तो एक स्टेक शायद केवल उसकी भूख बढ़ा देता, उसे रात के खाने से पहले की मिठाई के रूप में नहीं गिना जाता। नए स्टोर के खुलने के साथ ग्रिल्ड मछली के हिस्से बड़े और पेट भरने वाले थे। हेफोंग सिर्फ 1/3 खाने के बाद ही संतुष्ट हो गया और 2/3 किंग गुआंगलिन के लिए छोड़ दिया। खाने के बाद छूट के बावजूद बिल 300 युआन से भी कम था और दोनों ने जाने से पहले एक शानदार समीक्षा लिखी। वे आज के भोजन से बहुत संतुष्ट थे। चलो वापस जाने से पहले इधर उधर टहलते हैं, किंग गुआंगलिन ने हेफोंग का हाथ पकड़ते हुए कहा जैसे ही वे धीरे धीरे नीचे की ओर चले। चलो दूध वाली चाय पीते हैं। हेफेंग सीढ़ियों के नीचे रुक गया। नई ग्रिल्ड मछली की दुकान का भी एक संबंधित व्यवसाय था, मीटिंग टाइम नामक एक दूध चाय की दुकान। लड़कियों का पेट अजीब होता है, भोजन के समय उनका पेट भरा रहता है लेकिन फिर भी वे दूध वाली चाय का एक बड़ा कप पी लेती हैं। चलो पूर्वी द्वार पर चलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे, किंग गुआंगलिन ने उसे उस स्थान की ओर खींचते हुए कहा जहां वे पहली बार मिले थे। नहीं, चलो यहीं रुकें। हेफेंग ने उसे दुकान में खींच लिया। एक कुमकुआर नींबू, कम बर्फ और चीनी और एक ताज़ा गाजर का रस। तुम बहुत आलसी हो, थोड़ा और चलने को तैयार नहीं हो। किंग गुआंगलिन बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। लेकिन सजावट बहुत अच्छी है, ऊपर ग्रिल्ड मछली की दुकान जैसी ही शैली। मैं तो बस यहाँ जो है उसे पीना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब आपने पहली बार मुझे दूध वाली चाय पिलाई थी तब आपने स्थान का गलत अनुमान लगाया था। आप पहले यहाँ आए थे और यह अभी तक खुला नहीं था। फिर हम पूर्वी गेट पर गए। हाँ, और इसकी वजह से हम बहुत लंबा चले। हेफोंग ने अपनी ठोड़ी को हाथ से सहारा देते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह उसे देख रही थी। ये वास्तव में वह स्थान था जहाँ उनकी पहली डेट हुई थी। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे उस नासमझ लड़के को पहली बार उसे डेट पर बुलाने की हिम्मत जुटाने में 1 महीना से ज्यादा का समय लग गया हो और वे पूरी दोपहर बस यहीं बैठे रहे। उनकी लगभग सारी बातें भूल चुकी थीं, बस उसका घबराया हुआ और बेतुका व्यवहार याद आ रहा था। आप क्या पीना चाहेंगे? तुम्हारे जैसा ही। क्या आपको यकीन है? जरूर। उस डेट के बारे में सोचते हुए और किंग गुआंगलिन के अजीब लेकिन शांत व्यवहार के बारे में सोचते हुए हेफोंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह स्पष्ट रूप से असहज था, फिर भी उसने आग्रहपूर्वक अपना पे खत्म किया। पुरुष, तुम किस बात पर हंस रहे हो? किंग गुआंगलिन ने संदेह से कुछ उलझन में पूछा। मुझे अभी अभी एक सुखद बात याद आई। कौन सी खुशी की बात? अंदाजा लगाओ। हेफेंग ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा नरम किया, लेकिन उसकी हैरानी भरी नजर देखकर वह फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। हल्के से खांसी और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मैं अनुमान नहीं लगा सकता, किंग गुआंगलिन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी प्रेमिका बहुत अच्छी थी लेकिन उसे हमेशा अजीब तरह से हंसी आती थी। दुकान की घंटी धीरे से बजी, एक तीखी आवाज आई। हेफेंग ने अपने होंठ भींच लिए और आगे कुछ नहीं बोली, मानो किसी विचार में खोई हो। किंग गुआंगलिन भी चुप रही, चुपचाप उनके फलों के रस के तैयार होने का इंतजार करती रही। क्या हम बाद में फिल्म देखने चलें? थोड़ी देर बाद किंग गुआंगलिन ने कप पकड़े हुए पूछा। एक पूरी डेट में घूमना, खरीदारी करना, खाना पीना, दूध वाली चाय पीना और फिल्म देखना शामिल होता है। बस यही पूरी दिनचर्या है। उन्होंने कमरा पाने के बारे में भी रणनीतियां देखी थीं, लेकिन उन्होंने उस विचार को खारिज कर दिया। बकवास। अगर वे मस्ती करना चाहते थे तो वे हेफोंग के घर वापस जा सकते थे, हालांकि वास्तविक रूप से वहां कोई मस्ती नहीं होगी। क्या कोई अच्छी फिल्म है? हेफेंग ने पूछा। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, हाल ही में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो फिर इसे छोड़ देते हैं, उसने बाहर की रात को देखते हुए कहा। अगर हम फिल्म देखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अगले वीकेंड हम साथ में कुछ देख सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, वीकेंड पर रिलीज होने वाली फिल्में आमतौर पर अच्छी होती हैं और चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं। ठीक है, डेट पर जाना दुर्लभ है और मैं इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहता। तो फिर तुम वापस क्यों नहीं भाग जाते? यह असंभव नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर पर सोने दें तो मैं वापस भाग जाऊंगा, किंग गुआंगलिन ने निष्पक्षता के सिद्धांत पर कायम रहते हुए सुझाव दिया। ये बहुत थकाऊ है, इसके लिए कुछ प्रेरणा होनी चाहिए। तस्क। हेफेंग ने अपना सिर हिलाया और उसे गौर से देखा। अगर तुम अच्छे व्यवहार का वादा करो तो तुम्हें आज रात वापस जाने की जरूरत नहीं है। सचमुच? किंग गुआंगलिन खुश हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हें वापस जाकर कुछ कपड़े लेने होंगे, अन्यथा कल तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा और तुम्हें वही कपड़े पहनने होंगे। मैं थोड़ी देर में वापस जाकर कुछ ले आऊंगा। मैं वैसे भी कुछ तुम्हारे घर ले जाने की योजना बना रहा था। किंग गुआंगलिन ने खुशी खुशी अपना गाजर का जूस पी लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। यह उनके लिए एक छोटा कदम था, लेकिन उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा कदम था। वे बस से वापस आ गए। हेफोंग पहले उसके घर गया, उसे कपड़े लेने के लिए अकेले घर जाने दिया और किन की मां को यह भी सूचित किया कि वह उस शाम को वापस नहीं आएगा ताकि वह चिंता न करें। किंग गुआंगलिन ने कपड़ों का एक छोटा सा बैग पैक किया, अपना तौलिया और टूथब्रश लेने के लिए बाथरूम में गया। एक पल के लिए सोचा, फिर उन्हें वापस नीचे रख दिया। बाद में पास की दुकान से एक नया सेट खरीदने की योजना बनाई। आखिरकार यदि यह नियमित हो जाए तो उन्हें हमेशा इधर उधर ले जाना कष्टदायक हो जाएगा। किन की मां लिविंग रूम में नहीं थी। वह उसके बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देने गया और देखने लगा कि क्या वह वहां है, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा कि वह हिचकिचा रहा है। वह अभी भी इस धारणा के अधीन थी कि उन दोनों ने वह सब कुछ कर लिया था जो किया जाना चाहिए था और जो नहीं किया जाना चाहिए था। आमने सामने ये घोषणा करना कि वह आज रात हेफोंग के घर पर रुकने के लिए घर नहीं आ रहा है, कुछ अजीब लग रहा था।
एक पल सोचने के बाद किंग गुआंगलिन ने दस्तक देने का विचार त्याग दिया, सीधे अपने कपड़े बाहर ले गए, अपने मोबाइल फोन पर किन की मां को आज रात वापस न आने का संदेश भेजा, फिर अपना फोन रखा और जल्दी से हे फोन के घर चले गए। अध्याय 176, अध्याय 173, शुभ रात्रि 2 में एक बड़ा अध्याय _2। पहली बार वास्तविक अर्थ के साथ रुकना, मैं इसके लिए बहुत उत्सुक था। तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? क्या तुम हमेशा यहीं रहने की योजना बना रहे हो? हे फैंग लिविंग रूम में पानी उबाल रही थी, तभी उसकी नज़र तौलिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट और माउथवॉश कप जैसी विभिन्न वस्तुओं पर पड़ी जिन्हें किंग गुआंगलिन अपने हाथों में पकड़े हुए था। इसे आगे पीछे ले जाना झंझट भरा काम है, क्या यह अधिक सुविधाजनक नहीं है? किंग गुआंगलिन ने बोलते हुए कपड़ों का एक बैग सोफे पर रखा और अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए बाथरूम में जाने के लिए सिर घुमाया। मैंने भी तुम्हारे जैसे ही स्टाइल चुने हैं, उन्हें एक साथ रखा है। आओ देखो। उसने अपना सिर बाहर निकाला, हे फोन को इशारा किया और थोड़े दिखावटी अंदाज में काउंटर पर रखे कप और पास लटके तौलिए की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या अभी साथ रहने का मन नहीं कर रहा? तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते थे और वैसे भी तुम इतनी बार नहीं रुकते। हे फैंग ने गुनगुनाया और उसकी तरफ देखा, उसे ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देना चाहता था। हर रात एक साथ सोना बहुत खतरनाक था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए वह उसे कभी कभार ही रहने देती थी, जैसे कि उसकी मदद के तुरंत बाद जो अधिक सुरक्षित था। किंग गुआंगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी। खैर, यह एक अच्छी शुरुआत थी। उन दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी और हे फोन के नज़रिए से साथ रहना वाकई सही नहीं लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वे शादी कर लेंगे, इसीलिए वह साथ रहने के बारे में सोचता रहता था। जितनी जल्दी वे साथ रहने लगेंगे उतनी ही जल्दी वे इसका आनंद ले पाएंगे, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। आज से मेरी अलमारी में पुरुषों के कपड़े जगह लेंगे। हे फोन अपने कपड़ों का बैग पकड़े हुए बेडरूम में चला गया और आह भरते हुए अलमारी खोली। आपके बिस्तर को भी एक आदमी मिलेगा, किंग गुआंगलिन ने कहा। क्या ये पहले ही नहीं हो गया? उसने उपहास किया। जिस दिन वह यहाँ आया था उसी दिन से वह उसके बिस्तर पर झपकी ले रहा था। यह अलग है। किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, पर्दे खोलने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा, अपने घर की दिशा में देखते हुए। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको रात में यहाँ रहते हुए देख पाऊंगा, लेकिन अब मैं यहीं सोऊंगा। उसने अपने होठों को चाटा, उसका चेहरा फूल जैसी मुस्कान में खिल उठा। वह पलटा और बिस्तर पर लेट गया, अपने नीचे गद्दे की कोमलता का आनंद लेते हुए। आह, ये बहुत अच्छा है। तुम आज दौड़ने नहीं गए? हे फोन ने उसे याद दिलाया। चलो आज छुट्टी लेते हैं। इतने अच्छे दिन में बाहर जाकर दौड़ने की क्या ज़रूरत है? मुझे आराम से रहने दो। ठीक है, तो फिर जाकर नहा लो, बिस्तर पर भुनी हुई मछली की गंध लेते हुए मत घूमो। हे फैंग ने जिद नहीं की, बस उसे नहाकर जाने के लिए भगा दिया और कपड़े टांग दिए। ठीक है। किंग गुआंगलिन बिस्तर से उछलकर उसके पास आया और उसे गले लगाकर चूमा। यह मेरे लिए है, जल्दी करो। किंग गुआंगलिन को बाथरूम में प्रवेश करते देख हे फोंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, बाकी कपड़े टांग दिए और फिर खुद बिस्तर पर लेट गई। बाहर चल रहे शौर की आवाज़ सुनने के लिए अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। यदि उसके मन में अभी भी वह हल्की सी इच्छा पूर्ति न होती तो क्या उसका जीवन अभी अधिक परिपूर्ण नहीं होता? चाहे आन्या सुरक्षित बाहर आ पाए या नहीं, उसे पूरी कोशिश करनी ही थी। इसे अपराध बोध भी कहा जा सकता है, या मन की शांति की तलाश भी। अगर उसने खुद को नहीं रोका और जरा सी भी दुर्घटना घट गई तो वह जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। यह एक ऐसा कांटा होगा जो हमेशा के लिए उसके दिल में चुभ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। किंग गुआंगलिन बाथरूम से बाहर आया और तौलिए से अपने बाल सुखाए, अपने गंदे कपड़े बालकनी में ले गया और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया। हे फैंग ने अपने मन की बात समेटी और बिस्तर से उठकर अपने कपड़े बदलकर बेडरूम से बाहर निकल गई। उसे बालकनी में देखकर उसने कहा, रुको, दोनों को साथ में धो लो, अभी शुरू मत करो। हाँ, मैं पहले उन्हें फेंक दूंगा, तुम आराम करो, मैं बाद में करूंगा। कल बाल धोने के बावजूद ग्रिल्ड मछली की गंध अभी भी तेज थी, इसलिए हे फांग ने फिर से बाल धोए। तौलिए में बाल लपेटकर बाहर आकर वह एक कुर्सी पर बैठ गई और किंग गुआंगलिन को बाल सुखाने में मदद करने दिया। अगर मैं अब पेंटिंग नहीं करूंगी तो मैं किसी नाई की दुकान पर जाकर लोगों के बाल सुखाने का काम कर सकती हूँ। किंग गुआंगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बाल सुखाने का कौशल अब त्रुटिहीन हो गया है। वह लगभग महान सफलता के दायरे में पहुंच गया है, जबकि शुरुआत में उसे यह भी नहीं पता था कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तब मैं एक अमीर औरत बन जाऊंगी, हर दिन तुम्हारे पास अपने बाल सुखाने आऊंगी और बाद में तुम्हें इनाम दूंगी ताकि तुम भूख से न मरो। अगर आप एक अमीर महिला हैं तो मैं नाई की दुकान पर काम क्यों करूंगी? मैं तो घर पर पड़ी पड़ी अच्छी जिंदगी जी रही होती। पहले तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाना होगा, तभी मैं एक अमीर औरत बन सकती हूँ, और जब मैं अमीर औरत बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। किंग गुआंगलिन ने उसके बालों से खेलते हुए चिढ़ाते हुए कहा, अगर मैं पैसा कमाऊं तो क्या मैं अमीर आदमी नहीं बन जाऊंगा? तुम अमीर औरत क्यों बनोगी? क्योंकि जो भी पैसा तुम कमाते हो वह मेरा है। ये सब तुम्हारा क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। नहीं, गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं बनती। किंग गुआंगलिन ने अपने पंजे से अपनी अंतरात्मा को झकझोरते हुए कहा, ये सब तुम्हारा होने के लिए तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। हे फैंग ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपने बालों से उसे 2 बार मारा। घबराना बंद करो वरना मैं तुम्हारे पंजे काट डालूंगी। अपने बालों को सुखाने के बाद किंग गुआंगलिन ने हेयर ड्रायर को एक तरफ रख दिया, पानी शुरू करने के बारे में सोचते हुए मुड़ी, लेकिन बाल्टी पहले ही हे फोन द्वारा बाथरूम में ले जाई जा चुकी थी। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम आराम करो, तुमने कहा था न कि आराम से रहना चाहते हो। हे फैंग ने उसे बाहर की ओर धकेला। चलो आज तुम्हें लाड़ प्यार करते हैं, एक बार फिर जमींदार का रोल निभाते हैं। सचमुच इतना अच्छा? हाँ, क्या ये ठीक है? उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बूढ़े मास्टर किन आराम करने के लिए बेडरूम में चले जाए, गर्म पानी जल्द ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, यह अच्छा है, इसे दोबारा कहो ताकि मैं सुन सकूं।
बूढ़े मास्टर किन। हाँ, किंग गुआंगलिन ने हेफोंग की मधुर पुकार सुनी, सिर से पैर तक पूरी तरह से सहज महसूस करते हुए। वह अच्छा कर रहा है, मैं अब लेटने जा रहा हूँ। दुष्ट सामंती जमींदार वर्ग निश्चित रूप से जानता है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। चलो इसे अंदर खींचो। हेफांग बाल्टी को बिस्तर के पास ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमेशा की तरह जब किंग गुआंगलिन उसे पानी लाने में मदद करती थी, वह नीचे उकड़ू बैठ गई, गर्म पानी को 2 बार हिलाया और उसकी तरफ देखा। क्या ये बहुत गर्म है? बस थोड़ा सा, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, किंग गुआंगलिन ने संतोष से कहा, एक आह भरते हुए अपना सिर पीछे झुकाया, फिर कुर्सी की ओर इशारा किया। अरे यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। तुम्हें इसकी लत लग रही है, मुझे टीचर हे कहो। हे फैंग ने उसे अपने पैर पानी में डालते हुए देखा, अपने हाथ सुखाने के लिए एक तौलिया लिया, अपने जूते उतारे, बिस्तर तक दौड़ी और उसके पीछे बैठ गई, अपने छोटे हाथों को उसके कंधों को सहलाने के लिए बढ़ाया। मैं उन्हें बाद में भिगो दूंगी, पहले तुम्हें आराम से कर दूं। आउच, छी, ये तो अच्छा है। 5 सितारा रेटिंग। किंग गुआंगलिन मदद नहीं कर सका लेकिन कह सका, वे नर्म छोटे हाथ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे, जिससे उसे सुखद दर्द और झुंझुनी महसूस हुई, वास्तव में एक दिव्य आनंद। वह आनंद में कुछ देर तक हल्के से गुनगुनाता रहा, फिर अपनी आंखें बंद करके आह भरते हुए बोला, गुरुजी, ऐसे तो मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। तो फिर मेरे बिना मत जियो। हे फैंग ने अपनी हथेलियों से उसकी गर्दन को धीरे से दबाया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या तुम मेरे बिना रह पाओगे? मैं पहले भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता था, और अब तो और भी कम। किंग गुआंगलिन को लगा कि अब बहुत हो गया, इसलिए उसने उसे अपने सामने खींच लिया और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, जल्दी करो और भीग जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। सस, यह इतना तेज नहीं है, अभी भी थोड़ी ज्यादा गर्मी है। हे फैंग ने अपने पैर की उंगलियों को पानी में डुबोया और जल्दी से उन्हें वापस खींच लिया। केवल एक मृत सुअर ही उबलते पानी से नहीं डरता, तुम बिल्कुल ऐसी ही हो, है ना? एक बार जब आप इसमें डुबकी लगा लेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। वह किंग गुआंगलिन के सहारे झुक गई और अपने पैर की उंगलियों से पानी का तापमान जांचने लगी। बहुत गर्मी है, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो फिर मैं तुम्हें मालिश भी कर दूंगा। आप इसे मालिश कहते हैं? तब मैं और अधिक दबाव डालूंगा। हम जाने दो। हे फैंग ने उसकी बाहें दूर धकेल दी। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें अगली बार यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने पैर अंदर रखो और मैं रुक जाऊंगा। आउच, सस, ये बहुत गर्म है। जब उसने अपने पैर पानी में डुबोए तो उसने आउच आउच और सस सस किया। उसे इसकी आदत पड़ने में कुछ समय लगा, फिर उसने अपने पैरों को हल्के से उसके पैरों पर दबाया। अब जाने नहीं दे रहे। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। किंग गुआंगलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ईमानदारी से उसे गले लगा लिया, जब तक कि बाल्टी का पानी इतना ठंडा न हो गया कि वह उठने के लिए तैयार हो जाए। फिर हे फॉन्ग ने उसे दूर धकेला, अपने जूते पहने, खड़ी हुई और तौलिया हाथ में लेकर उकड़ूं बैठते हुए बोली, अपना पैर उठाओ। हे, तुमने बहुत मेहनत की है। हे फॉन्ग को अपने सामने उकड़ू बैठे देखकर वह उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ा। अरे, अगर किसी के पास ऐसी नौकरानी होती तो कितना पाप होता। सब हो गया, लेट जाओ। हेफांग के पूछने के बाद उसने उसके पैर पर थपकी दी। महाराज का आनंद समाप्त हो गया है, अब मुझे शिक्षक के कहने का समय आ गया है। मुझे तुम्हें ही कहना अच्छा लगता है। किंग गुआंगलिन ने उसे अपनी ओर खींचा और कसकर गले लगाया, फिर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, लेट जाओ, मैं इसे खाली करने जा रहा हूँ। उसने सब कुछ साफ कर लिया, बाथरूम और लिविंग रूम की लाइटें बंद कर दी और चप्पल पहने हुए ही बेडरूम में वापस आ गया। क्या मुझे लाइटें बंद कर देनी चाहिए? इन्हें बंद कर दो, हे फैंग ने जवाब दिया और शयनकक्ष तुरंत अंधेरे में डूब गया। केवल खिड़की से बाहर की धुंधली तारों की रोशनी चमक रही थी, जो मुश्किल से कुछ छायाएं दिखा रही थी। गद्दा थोड़ा संकुचित हो गया, फिर उसका पूरा शरीर किंग गुआंगलिन की बाहों में लिपट गया, उसे कसकर गले लगाया, फिर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और फिर उसके माथे पर एक चुंबन हुआ। शिक्षक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। दोनों अंधेरे में चुप रहे और काफी देर बाद हे फॉन्ग ने पलटकर उसके गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया। मुझे तुमसे प्यार है। हे, मैं भी, किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा। चलो अब सोते हैं। पुनश्च साधन संपन्न मित्रों, कृपया आधिकारिक संस्करण का समर्थन करें। मेरी अपडेट दर के साथ आपको प्रतिमाह 10 युआन भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। विशिष्ट साहित्य के लिए ये कठिन है क्योंकि इसमें कोई सिफारिश नहीं होती और यह केवल मौखिक प्रचार पर निर्भर रहता है। अध्याय 177, अध्याय 174, 2 लोगों का पक्ष लेना। सुबह उठते समय किसी को अपनी बाहों में लेकर सोने से हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहने की इच्छा होती है। गर्म और मुलायम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें कैसे पकड़ते हैं। किंग गुआंगलिन को अपने असाधारण आत्मसंयम का सहारा लेकर चिपचिपे ऑक्टोपस हेफॉन्ग से खुद को छुड़ाने और बिस्तर से रेंग कर बाहर निकलने में पूरे 20 मिनट लग गए। फिर उसने इधर उधर सहलाया, चुटकी काटी, जिससे हेफॉन्ग असंतुष्ट होकर कंबल ओढ़कर करवट बदलने लगा। वह धीरे से हंसा और दबे पांव बाथरूम से बाहर नहाने के लिए निकल गया। खुद को साफ सुथरा करके वह बेडरूम में लौटा और अभी भी सो रहे हेफॉन्ग को देखा। अचानक पछतावे से भर गया। रात रुकना आसान नहीं था, तो आखिर उसने मंगलवार ही क्यों चुना? यदि यह सप्ताहांत होता तो वह सुबह में आराम से समय बिता सकता था, दोपहर तक आराम से उसे गले लगा सकता था। यह एक गलत अनुमान था। उसे निश्चित रूप से शुक्रवार को बिना वापस जाए फिर से यहाँ रहने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि शुक्रवार को अपने घर के बिस्तर पर पानी छिड़के या बेशर्मी से वहीं रुक जाए, तभी किंग गुआंगलिन वहां आ पहुंचा। इधर उधर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से वह सबसे आखिर में पहुंचा था। बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे और काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जबकि वह देर से आया था। गनीमत रही कि घड़ी का समय 10 मिनट पीछे था, इसलिए उसे देर नहीं हुई। बड़े बॉस आज देर तक सोए रहे।
हम देर से उठा, किंग गुआंगलिन ने अनुपस्थित भाव से उत्तर दिया। जैसे ही उसने अपनी मेज व्यवस्थित की, फिर जियांग लिंगलिंग की ओर देखा। ठीक है, वह चोऊ माउंटेन कभी भी ठीक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सभी कब निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आवास के लिए एक होमस्टे बेहतर होगा। उसने पहले कभी कैंपिंग नहीं की थी, लेकिन उसने सोचा कि यह ज्यादा शानदार नहीं होगा। गर्मी का मौसम था और कैंपिंग करना क्या मच्छरों को खाना देने जैसा नहीं होगा। ओह, मैंने नोट कर लिया है, जियांग लिंगलिंग ने अपनी नोटबुक में लिखते हुए कहा। और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी ला रहे हो? उसने कल चेन रुई और किंग गुआंगलिन को यात्रा के बारे में चर्चा करते और गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए सुना था, और हालांकि उसके मन में कुछ अनुमान थे, लेकिन वह पुष्टि करना चाहती थी। हाँ, वरना मैं अकेले क्यों जाऊंगा? किंग गुआंगलिन ने प्रतिवाद किया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड सचमुच बहुत चिपकू होगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती होगी, है ना? नहीं, मैं ही उससे चिपका हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग लिंगलिंग ने अपने होंठ भींच लिए। मैंने सुना है कि हर समय साथ रहने से चीजें जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तुम्हें ये किसने बताया? किंग गुआंगलिन ने उसे आश्चर्य से देखा। ये कैसे बासी हो सकता है? काश मैं उसे अपने साथ बांधकर 24 घंटे अपने साथ रख पाता। वह थोड़ा रुका, फिर आत्मविश्वास से बोला, जिसने भी तुम्हें ये बताया है वह या तो सिंगल है या फिर सचमुच प्यार में नहीं है। डेटिंग वाकई मज़ेदार है। मेरा सुझाव है कि तुम कभी इसे आजमाओ और ऐसी बकवास सुनना बंद कर दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बहुत जलन हो रही है। जियांग लिंगलिंग ने आह भरी, उसकी नज़रें नीचे झुक गईं। हे, किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा, वैसे कल उस जगह की सिफारिश करने के लिए धन्यवाद। मेरी गर्लफ्रेंड को वह बहुत पसंद आई। जब आपका कोई बॉयफ्रेंड हो तो आप उसे भी वहां ले जा सकती हैं। माहौल वाकई बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं करूंगा, जियांग लिंगलिंग ने उदास होकर जवाब दिया। आप व्यस्त हैं, बड़े बॉस। यदि वे इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो उसे यकीन था कि वह उसके लिए संभावित बॉयफ्रेंड का सुझाव देना शुरू कर देगा, इसलिए उसने बातचीत को समाप्त करने और अपने कामों पर ध्यान देने का निर्णय लिया। किंग गुआंगलिन ने वास्तव में यही करने का इरादा किया था, उसके सामने सुन वेन की प्रशंसा करना, लेकिन चूंकि वह रुचि नहीं ले रही थी, इसलिए उसने बस कंधे उचका दिए और जो शब्द उसने तैयार किए थे उन्हें निगल लिया और अपने चित्रों में रंग भरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सीधा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सुनवेन हमेशा से ही साथ रहने के बारे में सोच रहा था। अगर उसे थोड़ा सा रोका जा सके, एक नया रिश्ता शुरू किया जा सके, तो शायद वो सुलह पर इतना आना रहे। वह सुनवेन की भावनाओं को समझता था। खुद को उसकी जगह रख कर देखता, अगर टीचर ही कुछ सालों में बदल जाते और उससे बहस करने लगते तो वह उससे अलग होने के लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करता, बल्कि हर संभव कोशिश करता कि वे पहले जैसे हो जाएं। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप टूट जाने पर बदल दें। जब कोई समस्या हो तो सबसे पहले उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और तभी हार माननी चाहिए जब वह ठीक न हो सके। भाई लिन, अब आप मेरे चित्र के बारे में क्या सोचते हैं? यूले दौड़ता हुआ आया, अपनी कलाकृति पर किंग गुआंगलिन से सलाह लेने के लिए उत्सुक था। किंग गुआंगलिन के लगातार दिए गए सुझावों की बदौलत यूले ने पिछले महीने तेजी से प्रगति की थी और शायद ही कभी वे गलतियां की थीं जो आमतौर पर शुरुआती लोग करते हैं। अब माना जा सकता था कि उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया है और वह बिना किसी परेशानी के खुद ही कुछ आसान चीजें बना सकता था। बुरा नहीं है, इसे जारी रखो और अगले साल तक तुम भाई वेन को पकड़ लोगे। किंग गुआंगलिन ने बच्चे की प्रतिभा और उसके दृढ़ अभ्यास को देखते हुए उसकी प्रशंसा की, जिससे उसे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। मेरा लक्ष्य भायलिन के समान बनना है, यूले ने सिर खुजलाते हुए और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ में कलम दिखाते हुए कहा। आपको और भी अधिक मेहनत करनी होगी। तो मैं आज रात 1 घंटा अतिरिक्त अभ्यास करूंगा। हे। भायलिन, क्या आप मुझे ये समझने में मदद कर सकते हैं कि मुझे आगे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझमें हर जगह कमी है, बस यह नहीं पता कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करूँ। बस और अभ्यास करो, उन पंक्तियों को याद करो। एक सुकून भरा दिन बीता। किंग गुआंगलिन ने अपना सामान पैक किया, अपने सहकर्मियों को अलविदा कहा और काम निपटाया, जबकि सुनवेन अपना बैग लेकर सुबह सुबह ही निकल पड़ा था। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में क्या कर रहा था। वह सबसे पहले हेफॉन के घर ये देखने गया कि क्या वह उसके साथ रात्रि भोज पर आना चाहती है, लेकिन उसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। तुम कल ही मेरे घर पर सोए थे, अब आना अजीब लगेगा, मैं अपना खाना खुद ही बना लूंगा। ठीक है, पर यूं ही कुछ भी मत खा लेना। किंग गुआंगलिन ने फ्रिज खोलकर देखा, काफी सब्जियां बची हुई थीं, शायद उसने दोपहर को ठीक से खाना नहीं खाया होगा। तुम बाद में खाना क्यों नहीं खा लेती? घर पर खाना खत्म करने के बाद मैं आकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। तुम्हारे पास बहुत खाली समय है ना? हेफेंग हाथ में कप लिए सोफे पर झुक गया और उसे तिरछी नजर से देखा। तुम मुझे सचमुच अपनी बेटी नहीं समझते, है ना? आप जानते हैं, किंग गुआंगलिन ने सोचने के लिए अपना सिर झुकाया, आप मुझे पिताजी कहकर बुलाएं और देखें कि मुझे कुछ महसूस होता है या नहीं। वह एहसास सचमुच एक बेटी के पालन पोषण जैसा था। क्या तुम्हें पिटाई की इच्छा हो रही है? हेफेंग ने आंखें घुमाईं, यहाँ तक कि असली पिता भी अपनी बेटियों को इस तरह नहीं बिगाड़ते। प्रेमी एक अजीब प्राणी होते हैं जो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को पिताजी कहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे ऐसे ही बिगाड़ देता। नहीं, इससे भी ज्यादा। किंग गुआंगलिन ने अपने होठों पर थप्पड़ मारा। भविष्य में बेटी पैदा करना याद रखना और तुम्हें देखना है कि किंग डैड कैसे हैं। बेटियां बेटों से कहीं अधिक अच्छी होती हैं। स्नेह की छोटी सी किरण, विशेषकर यदि वह अपनी माँ की तरह हो, जैसे एक छोटी शिक्षिका का पालन पोषण कर रही हो। बस इस विचार से ही वह खुश हो गया। उसकी बातें सुनकर हेफॉन को अपने दिल में एक हल्की सी चोट महसूस हुई, जिसमें खुशी और दर्द का मिश्रण था। सुना आन्या, पापा तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मुझे एक बेटी अवश्य चाहिए।
इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हें बेटियां पसंद नहीं? किंग गुआंगलिन उसे चूमने के लिए उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो एक लड़का और एक लड़की जुड़वां बच्चे पैदा करते हैं। हम सीधे तुम्हारे बच्चे पैदा करने की बात पर कैसे पहुंच गए? सावधान, वरना मैं अपना नारीवादी मुक्का चला दूंगी। हे फैंग ने उसकी नज़रों से बचने के लिए अपना चेहरा घुमा लिया, फिर कुछ देर रुककर बोली, बस वापस जाओ और खाना बनाने में मदद करो। ठीक है तो किंग गुआंगलिन जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे पर रुक गई। अब से क्या मैं पहले घर पर एक कटोरा चावल खाऊं और फिर यहाँ आकर आपके साथ एक और कटोरा खाऊं? किंग गुआंगलिन को लगा कि यह एक शानदार विचार है जिससे वह घर पर ही परिवार के साथ भोजन का आनंद ले सकेगा और साथ ही अपनी प्रेमिका के साथ रोमांटिक डिनर भी कर सकेगा। वाकई बहुत बढ़िया। वास्तव में आपके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, बस जाओ और खाना बनाओ। यदि तुम ठीक से खाना शुरू नहीं करोगे तो मुझे दौड़ना शुरू करना पड़ेगा, उसने धमकी देते हुए कहा और जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। इंतजार और क्या है? किंग गुआंगलिन ने दरवाजा बंद किए बिना ही कहा। हे फैंग सोफे की पीठ पर टिक गई और घूमकर उसकी ओर देखने लगी। मुझे भी बेटियां पसंद हैं। हे, मुझे पता था, उसने खुशी से हंसते हुए कहा। जब उसने देखा कि वह आगे कुछ नहीं बोल रही है तो वह रुक गया और बोला, ठीक है, मैं खाना बनाने वापस जा रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ, तो फिर आगे बढ़ो। अध्याय 178, अध्याय 175, भोजन की सुगंध। घर लौटकर जब दरवाजा खोला तो देखा कि किंग की मां रसोई में व्यस्त थी और किंग गुआंगलिन जल्दी से वहां पहुंची और काम संभालना चाहती थी। उनकी पाक कला अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, उन्हें अभी भी अभ्यास जारी रखने की आवश्यकता थी। जब किंग की मां ने उसे अंदर आते देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई और पूछा, तुम वापस क्यों आए? मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? किंग गुआंगलिन ने इधर उधर सूंघते हुए बाएं दाएं देखते हुए कहा, मैं काम से वापस आया हूँ। अरे वाह, क्या आज तुम चिकन पका रही हो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तुम हे फांग के यहाँ खाना नहीं खा रहे हो? किंग की मां ने बर्तन का ढक्कन उठाने की कोशिश कर रहे उसके हाथ को झटक दिया और उसे बाहर धकेल दिया। तुम्हें खबर तक नहीं हुई? मैंने आज तुम्हारा खाना नहीं बनाया, जाओ जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन दंग रह गई। तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? तुमने तो कहा ही नहीं था कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। क्या हे फॉन्ग ने खाना खाया? जल्दी से पूछ लो, अगर उसने खाना नहीं खाया है तो उससे कहो कि और पकाए। किंग की मां अपना स्पैचुला लेकर वापस रसोई में चली गई। मैंने सिर्फ एक डिश और एक सूप बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए अंदर मत आना। उसने सोचा था कि आखिरकार वह कल इस लड़के को भेजने में कामयाब हो गई और अब उसे कुछ आराम मिलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आज वापस आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगली बार जब तुम खाना चाहो तो मुझे पहले ही बता देना। मुझे नहीं पता कि तुम वापस आओगे या नहीं, या फिर हर दिन मुझे परेशान करने के लिए वापस आने के बजाय तुम उसके साथ ही रहने चले जाओ। मैं तो बस एक दिन के लिए रुका था। एक दिन? इस पूरे हफ्ते में तुम सिर्फ एक बार ही खाना खाने आए हो। उसे दरवाजे पर बिना हिले डुले खड़ा देखकर किंग की मां ने आग्रह किया, जल्दी से हे फांग से पूछो, वरना तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बस इतना है कि जब मैं आसपास नहीं होता तब आप वास्तव में चिकन पकाते हैं हो। किंग गुआंगलिन कुछ अवाक रह गया। क्या यह आवश्यक है? एक मुर्गी भी आपके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कौन आपको हर दिन मुर्गी खिलाने का खर्च उठा सकता है? उसने अपना तिरस्कार दिखाने के लिए मुंह बनाया। जब मैं अकेली होती हूँ तो जो चाहती हूँ खा लेती हूँ। तुम्हें कमाना चाहिए, मुझे थोड़ी शांति का आनंद लेने दो। मैं तुम्हें नमकीन स्वाद चखने में मदद करूंगा। जाओ जाओ। किंग की मां ने चॉपस्टिक से उसके हाथ पर मारने की धमकी दी। मैं इसे पूरी दोपहर उबाल रही हूँ, तुम इसे एक ही घूंट में पी सकते हो, अब भाग जाओ, परेशानी मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन निराश भाव से लिविंग रूम में चले गए। मैं भी चिकन सूप पीना चाहता हूँ जो पूरी दोपहर से उबल रहा है। तुम तो बस पी लोगे। अगर हे फैंग ने तुम्हारे लिए खाना वहां नहीं बनाया है तो तुम बस इंतजार करो और टेक अवे ऑर्डर कर दो। डॉट डॉट डॉट। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हे फैंग ने दरवाजे की आहट सुनकर रसोई से बाहर आकर पूछा। मेरी मां ने सिर्फ अपने लिए बहुत ही खुशबूदार चिकन सूप बनाया था, पर मेरे लिए नहीं था। किंग गुआंगलिन बातें करते हुए अंदर आए। क्या स्वादिष्ट चीज़ बना रही हो? थोड़े ज़्यादा चावल बना लो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने अभी चावल धोना शुरू किया है, वरना तुम्हारे लिए भी यहाँ कुछ नहीं होता। हे फैंग कपड़े धोने के बेसिन में चावल का एक और कटोरा डालने के लिए झुका, फिर ऊपर देखा, कुछ उलझन में। क्या तुम्हारी मां हर दिन घर नहीं आने के कारण तुमसे नाराज है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे वापस न जाने का इंतजार नहीं कर सकती। किंग गुआंगलिन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जब वह पहली बार घर में दाखिल हुआ तो किंग की मां रसोई में कोई धुन गुनगुना रही थी, लेकिन उसे देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं लगभग एक महीने से अपने बनाए व्यंजन खा रही हूँ, मैं उनसे ऊब चुकी हूँ। अब वह खुद को कुछ स्वादिष्ट भोजन खिला रही है। हाँ, बात तो सही है। हे फैंग खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। पिछली बार तुमने जो टमाटर वाले अंडे बनाए थे वे इतने नमकीन थे कि मैं नहीं चाहता था कि तुम उन्हें फिर से पकाओ। बस और अधिक अभ्यास की जरूरत है। मुझे एप्रन दे दो और मैं आगे बढ़ता रहूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपना एप्रन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अपनी पाककला प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार। खैर, जब मैंने इसे पहली बार पकाया था उससे कहीं ज्यादा बेहतर था। हालांकि इसे बहुत स्वादिष्ट तो नहीं कहा जा सकता, पर बुरा भी नहीं था। मत करो, तुम सारा दिन काम करते रहे हो, बस आराम कर लो। मैं खुद संभाल लूंगा। हे फॉन्ग ने किंग गुआंगलिन की हरकतें रोक दी, पलटकर उसके गाल पर चुंबन किया, फिर उसे रसोई से बाहर धकेल दिया। बस बैठो और खाने का इंतजार करो। हालांकि उसे ये देखकर अच्छा लगता था कि वह उस पर बहुत प्यार लुटा रहा है, लेकिन वह उसके लिए खाना बनाकर ज्यादा खुश थी। ऐसे व्यक्ति का आपके साथ होना लेने से अधिक देने में खुशी देता है। तुम्हें तो मेरा खाना बिल्कुल ही घटिया लगता है। मैं फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगा। किंग गुआंगलिन गुनगुनाते हुए सोफे पर वापस बैठ गया।
इधर उधर देखने पर भी कुछ न पाकर उसने बस अपना फ़ोन निकाल लिया और लॉर्ड से लड़ो खेलने लगा। 2 लोगों के लिए रात का खाना उतना शानदार नहीं था जितना किन की माँ खाती थी, बस 3 साधारण शाकाहारी व्यंजन थे जिन्हें जल्दी से तला और परोसा गया। हे फैंग ने पलट कर देखा, लेकिन चावल अभी तैयार नहीं हुए थे। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने ये सब गड़बड़ कर दिया, मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें बाद में तल लेती। बर्तन धोते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया। यदि व्यंजनों को बहुत पहले ही तल लिया जाए और चावल पकने तक रखा जाए तो वे ठंडे हो जाएंगे और उनका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि ताज़ा पकाए जाने पर होता है। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? मैं तो तुम्हारे लिए बीन्स जीत रहा था। किंग गुआंगलिन खुद को बिल्कुल मासूम महसूस कर रहा था। वो तो बिना कोई शोर मचाए वहां बैठा फाइट द लैंडलॉर्ड खेल रहा था। वो कैसे कोई व्यवधान डाल सकता था? आपने कितने जीते? 20,000 से अधिक। प्रभावशाली है ना? इतने कम समय में तुमने 20,000 से ज्यादा जीत लिए। हे फैंग ने अविश्वास से जल्दी से अपने हाथ एप्रन पर पहुंचे और पास आकर कहा, देखूं तो। वाह, तुमने कैसे जीत लिया? बस मैं तुम्हें सिखा दूंगा। किंग गुआंगलिन ने हेफॉन को अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपनी गोद में खींच लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसने उसे खेल दिखाने के लिए फोन उसके सामने रखा। मैं उसे यह हाथ दे सकता हूँ, मुझे डर नहीं कि वह मुझे 17 पत्तों से हरा देगा। और ये रहा बम। हो, तुमने अभी अभी मेरे लिए 10,000 बीन्स खो दिए। हे फैंग को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि किंग गुआंगलिन ने जीती हुई 20,000 बीन्स में से आधी खो दी थी, जो कि उससे भी बदतर था अगर वह खेल रही होती। गलत गणना, लेकिन मैंने आपके लिए 10,000 जीत लिए, है ना? अभी आपने 20,000 जीते थे और अब ये घटकर 10 रह गया है। इसका मतलब है कि आपने मेरे लिए 10,000 गंवा दिए हैं। मैं इसे वापस जीत लूंगा। खेलना बंद करो, इसे मेरे लिए बचा कर रखो। अगर तुम सब हार गए तो क्या होगा? अभी बंद करो। हे फैंग ने उसे खेलना जारी रखने से रोकने के लिए जोर लगाया। अधिक जीतने के लिए आपको अधिक पूंजी की आवश्यकता है। खाना जल्दी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। 10,000 से अधिक बीन्स खोने के बाद किंग गुआंगलिन का शांत रहने का प्रयास विफल हो गया और वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। चावल अभी तैयार नहीं हुआ है, बर्तन पहले ही पक चुके हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। हे फैंग ने रसोई में चावल पकाने वाले कुकर पर नजर डाली और फिर अपना फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे थोड़ी देर खेलने दो। तुम थोड़ी देर खेलोगी तभी यह सचमुच हो जाएगा। ठीक है, खाना बनाना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। उसने फोन हेफांग को थमा दिया, ये देखने की योजना बनाते हुए कि वह इतनी जल्दी कैसे हार सकती है। उफ, कौवे का मुंह। हेफैंग उसकी गोद में हिल गया और स्टार्ट बटन दबाया। देखो, मैं जो तुमने खोया है उसे वापस जीतता हूँ। स्वाभाविक रूप से जीत का सवाल ही नहीं उठता था। जीत के बाद हार का सिलसिला भी आता है और किंग गुआंगलिन ने अपने सारे भाग्यशाली हाथ पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे। संयोग से उसे हार का सिलसिला झेलना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उसकी किस्मत बहुत खराब थी, बस विरोधी बहुत मजबूत थे। कुछ ही देर बाद किंग गुआंगलिन की देखने में रुचि खत्म हो गई। जब वह मकान मालिक से लड़ने में व्यस्त थी तो उसने चुपके से मौका पाकर उसे छू लिया। उसकी खुशबू और रसोई की खुशबू का मिश्रण बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अवर्णनीय एहसास था। उसने आंखें बंद कर लीं और उस एहसास का आनंद लेता रहा जब तक कि हेफॉन्ग ने सारी खुशबू खोकर फोन रख दिया। फिर उसने अपने घूमते हुए हाथ रोक लिए। मेरा ध्यान भटकाने में तुम्हारी ही गलती है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी हार गई। उसने नफरत से किंग गुआंगलिन के हाथों पर थप्पड़ मारा। छोड़ो, मैं जाकर देखती हूँ कि चावल पक गए हैं या नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। किंग गुआंगलिन ने उसे खड़ा होने दिया। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था और वह अपनी उंगलियां घुमा रहा था। निश्चित रूप से ऊपरी हाथ होना अच्छा था। एक प्रेमिका एक खेल से कहीं अधिक मजेदार थी। अध्याय 179, अध्याय 176, इसे आजमाएं। सप्ताह समाप्त होने से पहले ही शुक्रवार एक बार फिर आ गया। हर बार जब शुक्रवार आता है तो कार्यालय में सभी लोग विशेष रूप से उत्साहित होते हैं तथा सप्ताहांत की अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होते हैं। किंग गुआंगलिन ने समय देखा, अपना पेंट ब्रश एक तरफ रख दिया और सामान पैक करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि काम के बाद वह क्या करेगा। उसने अपने बिस्तर पर एक कप पानी गिराने और फिर हेफॉन्ग के घर जाकर रुकने की योजना बनाई, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे पूरा अधिकार है। अपने सुखी जीवन की खातिर उसे कुछ तरकीबें अपनानी पड़ी। भले ही ये तरीका मूर्खतापूर्ण लग रहा था और हेफॉन्ग शायद उसकी योजना को समझ सकता था, लेकिन जब तक ये काम करता है ना? इसके अलावा इस घटना के बाद अगली बार जब वह यहीं रुकना चाहेगा तो हेफॉन्ग इस मूर्खतापूर्ण तरीके को दोहराने से बचने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हो सकता है। यह मूर्ख बनकर चतुराई करना था। आज सुनवेन पहले की तरह काम खत्म होते ही जल्दी से बाहर नहीं निकला। सामान समेटने के बाद वह किंग गुआंगलिन के पास आया जो अपनी मेज ठीक कर रहा था और ऑफिस के दरवाजे की ओर सिर हिलाते हुए बोला, क्या हम कुछ खाना खाकर बाद में कुछ ड्रिंक्स लेंगे? क्या कुछ गड़बड़ है? किंग गुआंगलिन ने न तो जल्दी से सहमति जताई और न ही मना किया, बल्कि पैकिंग करते हुए बस पूछते रहे। मुझे लगा कि आपके पास बहुत अधिक समय है, इसलिए कुछ समय बर्बाद करने में आपकी मदद करना उचित होगा। अगर जियाओ यू ने ऐसा कहा होता तो मैं इस पर विश्वास कर लेता, लेकिन आप। अरे, मैं उनकी शैली की नकल नहीं कर सकता। सन वेन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, मजाक करना बंद किया, जाते हुए एक सहकर्मी की ओर हाथ हिलाया और फिर कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर चलें, किंग गुआंगलिन ने कहा जैसे ही उसने अपनी मेज साफ की और खड़ा हो गया। वह थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहा था कि सुनवेन किस बारे में बात करना चाहती है। उसने अंदाजा तो लगाया था कि सुनवेन आखिरकार इस बारे में बात करना चाहेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। जैसे ही वे बाहर निकले उसने किन की माँ और हेफॉन्ग दोनों को सूचित करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। अब तो मैं 2 लोगों को बताए बिना बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकता। आह, दिखावा बंद करो श्रीमान सोशल बटरफ्लाई।
सन वेन के सुझाव पर अमल करते हुए वे लुओ सिटी यूनिवर्सिटी के पास शाओ के होम कुक रेस्तरां में गए। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, सन वेन ने इस विशेष स्थान को चुना जहां पुरानी लेकिन गंदी नहीं मेजें, धब्बेदार दीवारें और अंकल शाओ जो न तो मोटे थे और न ही मजबूत, ये सभी कॉलेज के 4 वर्षों की परिचित यादें वापस ला रहे थे। यहाँ खाना अब भी अच्छा लगता है। सन वेन ने भोजन का ऑर्डर दिया, मेनू को किंग गुआंगलिन की ओर बढ़ाया, फिर फ्रिज से बियर की 4 बोतलें निकालने के लिए मुड़े, प्रत्येक हाथ में 2 बोतलें लीं, 2 बोतलों को 2 धमाकों के साथ खोला और खुद एक बड़ा घूंट लिया। गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो ज्यादा नहीं पीते, बस 2 बोतलें। धीरे करो, हमारा खाना आने से पहले अपनी दोनों बोतलें खत्म मत करना। किंग गुआंगलिन ने एक कप लिया, उसमें एक पे डाला और एक छोटा सा घूंट लिया। चूंकि सन वेन ने व्यवसाय की बात शुरू नहीं की थी, इसलिए उसने दबाव नहीं डाला और अंकल शाओ द्वारा दी गई मूंगफली को लापरवाही से खाते हुए कहा, गिलास से पीना बेहतर है, बोतल से पीने पर नशा जल्दी उतर जाता है। केवल महिलाएं ही गिलास से पीती हैं। हाँ ठीक है, इस पूर्वाग्रह को बनाए रखो और तुम्हें मौका मिलेगा। मैं मुश्किल से एक औरत को संभाल सकता हूँ। हाँ, मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। सन वेन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसकी उंगलियों से चटकने की आवाज आई और उसने अपना हाथ ढीला छोड़ा, जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया, लंबा कश लिया, ऊपर देखा और धीरे धीरे धुएं का गुबार छोड़ा। महिलाएं। उसने आह भरी, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी ठुड्डी को किंग गुआंगलिन की ओर बढ़ाया। मैं एक रिलेशनशिप गुरु से मिला हूँ। क्या यह मैं नहीं हूँ? किंग गुआंगलिन अभी भी एक रिलेशनशिप गुरु होने का दावा कर रहा था। तुम तो रिश्तों के गुरु हो, मेरी गांड। सन वेन ने नाक भान से कुड़ी और पास झुककर कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो अपनी चीजों को अच्छी तरह समझता है। मैं पिछले कुछ दिनों से यूएयूए पर उसके बताए तरीके इस्तेमाल कर रहा हूं और ये वाकई काम कर रहे हैं। अब जब मैं यूएयूए को फ़ोन करता हूं तो वो फ़ोन उठा लेती है और अगर मैं उसे बाहर खाने पर बुलाऊं तो वो आ जाती है। मुझे लगता है कि सुलह होने में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप हाल ही में इसमें व्यस्त रहे हैं। किंग गुआंगलिन अवाक रह गई। उस आदमी ने वास्तव में हार नहीं मानी थी। फिर से साथ आने का क्या फ़ायदा? क्या तुम फिर से अलग नहीं हो जाओगी? ऐसा नहीं होगा। मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। तो तुम कौन हो? मैं सन वेन 2.0 हूँ, एक उन्नत संस्करण, एक सुपर परिवर्तनकारी संस्करण। ये तो बहुत ही अजीब संस्करण है। बस आप देखते जाए। सन वेन ने अपनी बियर का एक और घूंट लिया, एक पल के लिए चुप हो गया, झिझका जब उसने किंग गुआंगलिन को देखा, फिर रसोई के दरवाजे की ओर देखा। चाचा शाओ आज भोजन के साथ थोड़ा धीमा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने सभी कठिन व्यंजन ऑर्डर किए थे, किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा। जैसे ही आवाज धीमी हुई, अंकल शाओ पर्दे के पीछे से ब्रेस्ड पोर्क पसलियों की एक प्लेट लेकर बाहर आए और उसे मेज पर रख दिया। आज पसलियों में बहुत मांस है, खा लो। ठीक है, धन्यवाद अंकल शाओ। अंकल शाओ को अपना काम जारी रखने के लिए रसोई में लौटते देख सुन वेन ने एक पसली उठाए और 2-3 निवाले खाए और सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, इसमें अभी भी पुराना स्वाद है, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, व्यंजन परोस दिए गए हैं और तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बात करनी है। बात तो कह दो, अब भी गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? किंग गुआंगलिन ने उसे टालमटोल करते देखा। सिर्फ बातें हो रही थीं, पर कोई ठोस बात नहीं थी और खुद को कुछ असहाय महसूस किया। सांस। सन वेन ने आह भरी और दांत पीसते हुए आखिरकार बोला, मुझे पैसे चाहिए। कितना? मैं तुम्हें कुछ उधार दे दूंगा। हाँ, अगर मुझे उधार लेना होता तो मैं अब तक मांग लेता, क्या मुझे ऐसा होना पड़ेगा? सन वेन ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, आपातकालीन मदद गरीबी सहायता नहीं है। मेरे पास अभी पैसों की कमी नहीं है, मैं बस गरीब हूँ। तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। किंग गुआंगलिन भी हंसी में शामिल हो गया। मैं भी गरीब हूँ और मुझे नहीं पता कि अमीर कैसे बना जाए। मुझे पता है, सन वेन ने कहा। किंग गुआंगलिन चुपचाप उसकी ओर देखती रही, उसके आगे बोलने का इंतजार करती रही। सन वेन ने एक क्षण सोचा, फिर अपनी पकड़ी हुई पसली नीचे रख दी और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, आज दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। वह क्या है? तुम समझदार हो, शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। सन वेन ने सिगरेट पकड़े हुए हाथ से उसकी ओर इशारा किया। उसकी मोटी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे थोड़ी बेबसी झलक रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मौजूदा कंपनी अच्छी है? कम से कम मुझे तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। किंग गुआंगलिन ने ईमानदारी से सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है, लेकिन सन वेन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, रुका और फिर बोला, क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहतर हो सकता है? ओह, क्या आपने स्टूडियो में देखा है? उन्होंने किंग गुआंगलिन से पूछा। ये स्टूडियो नहीं है। नहीं, सन वेन ने अपना सिर हिलाया। आप कह सकते हैं कि यह एक स्टूडियो है, आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक कंपनी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों में से कोई भी नहीं है। स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा, कंपनी के लिए बहुत छोटा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किंग गुआंगलिन उलझन में था, उसे पता नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहा है। स्टूडियो शुरू करना बहुत आसान है। 3 या 5 लोग किसी भी रिहायशी इलाके में एक बड़ा सिंगल रूम या एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लें और आप काम शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का किराया, साथ में कुछ उपकरण। इसके लिए ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंपनी रजिस्टर करें और कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके आप टैक्स पर काफ़ी बचत कर सकते हैं। एक सामान्य स्टूडियो ऐसा ही होता है। हमारे वर्तमान स्टूडियो में केवल किराया ही एक बड़ा खर्च है, साथ ही अन्य सभी विविध चीज़ें, लागत एक सामान्य कंपनी की तुलना में अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चेन रुई केवल हाथ से बनाई गई उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के बारे में सोचता है, बहुत सारे लोगों को रखता है, उत्पादन बहुत कम है। किंग गुआंगलिन ने मूंगफली खाते हुए चुपचाप सुना। वह पहले से ही उसके विचारों को समझ रही थी।
यदि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं, उन टेम्पलेट्स का उपयोग लोकप्रिय मुख्यधारा के हिंसक कथानकों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए करते हैं, उच्च यातायात का मार्ग अपनाते हैं, भले ही बिक्री उन उत्कृष्ट कृतियों जितनी अधिक न हो, लेकिन मात्रा के संदर्भ में हम बहुत अधिक कमा सकते हैं और लागत कम होगी। मैंने लंबे समय तक इस पर विचार किया है, उनका मार्ग व्यवहार्य नहीं है। सन वेन ने किंग गुआंगलिन को गंभीरता से देखा, वरना हम अभी भी सिर्फ 1 दर्जन लोगों की टीम न होते और इतनी धीमी गति से आगे न बढ़ते। वह बहुत ज्यादा सोचता है, बाजार के रुझानों से पूरी तरह अनजान है, सिर्फ अपनी मर्जी से काम चलाना चाहता है, वह कामयाब नहीं होगा। और फिर किंग गुआंगलिन ने पूछा, हम ये काम स्वयं कर सकते हैं? आधी कंपनी को अपने साथ ले जा रहे हैं? हाँ, वे मूल रूप से वे लोग थे जिन्हें मैं लाया था। सन वेन ने जोर देकर सिर हिलाया, सिर्फ हम दोनों काफी नहीं होंगे, ड्राइंग के अलावा बाकी सब काम उन्हें ही करने दो। किंग गुआंगलिन ने आह भरते हुए कहा, क्या यह एक अच्छा विचार है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपका विचार गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका, क्या ये ठीक है? सन वेन एक पल के लिए चुप रहा, शराब की एक बोतल उठाए और एक घूंट लिया। मुझे लगा कि तुम ऐसा कहोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो मेरे पास और क्या रास्ता है? मुझे ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो मेरा अनुसरण करने को तैयार हों? क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सिद्धांत है और क्या गैर सिद्धांत, इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। चेन रूई को पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। मुझे महंगे दफ्तरों की विलासिता नहीं चाहिए, मैं रोजाना सज धज कर टावरों में काम पर नहीं जाना चाहता, मैं आरामदायक कार्यकारी कुर्सियों पर नहीं बैठना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह इन सब से मेरे लिए पैसे कमाए, मुझे किसी कुत्ते के घर से भी पैसे लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बोलते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए संघर्ष करते हुए सन वेन ने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया, उसका बट जमीन पर फेंका और उसे कुचल दिया, और फिर किंग गुआंगलिन की ओर देखा। लिन, हमें एक कोशिश करनी होगी। अध्याय 180, अध्याय 177, अलग। किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ देर के लिए चुप हो गया। अगर मैं यहाँ काम करने नहीं आया होता। इससे पहले कि सन वेन जवाब दे पाता, उसने कहा, यूले है ना? उन्हें याद आया कि काम के पहले दिन सन वेन ने यूले और जियांग लिंगलिंग से कहा था कि वे उनसे अधिक बार सलाह मांगें, और बाद में वे अक्सर यूले को अधिक मार्गदर्शन देने का विचार रखते थे। ये सही है, बच्चा प्रतिभाशाली है और कड़ी मेहनत करने को तैयार है। वह बहुत जल्दी सीखता है। सुनवेन ने मन ही मनाह भरते हुए सिर हिलाया। किंग गुआंगलिन को इस तरह देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अफसोस की बात है, उन दोनों के साथ मिलकर उन्हें 90% यकीन था कि वे स्टूडियो को शुरू कर देंगे और उसे अच्छा भी बना देंगे। जैसे ही किंग गुआंगलिन फिर से बोलने वाला था, अंकल शाओ पहले से ही कुछ व्यंजन ला चुके थे और वह उन्हें लेने के लिए थोड़ा मुड़े। धन्यवाद अंकल शाओ, क्या हड्डियां तुम्हें पसंद नहीं आईं? अंकल शाओ ने देखा कि उनमें से प्रत्येक ने आधी से भी कम पसलियां खाई थीं और वे कुछ हैरान हुए। वे बहुत स्वादिष्ट हैं, वे हमारे स्वाद के अनुरूप कैसे नहीं हो सकते? सनवेन ने एक और उठाया और उसे जोर से चबाया। हमें अभी तक खाने का मौका नहीं मिला है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तुम दोनों अपना समय लेकर खाना खाओ। जरूर, आप आगे बढ़ें और व्यस्त रहें। अंकल शाओ को रसोई में वापस जाते देख सुनवेन ने उनके हाथों में पड़ी हड्डी को बाएं से दाएं देखा और अंततः उसे वापस प्लेट में रखते हुए कहा, लिन, क्या तुम अपना खुद का मालिक नहीं बनना चाहते? सच में नहीं, इसमें इतनी परेशानी है, ये पेंटिंग जितना आरामदायक कैसे हो सकता है? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। यदि वह फोन से नहीं मिला होता तो उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी घर पर चित्रकारी में व्यस्त रहता तथा काम ढूंढने में भी आलसी होता। अब एक अच्छी नौकरी के साथ वह न केवल अपनी प्रेमिका को आश्वस्त कर सकता था, बल्कि जब समय आया तो यही फोन के परिवार के लिए भी एक अच्छा स्पष्टीकरण होगा। वह उसका परिचय इस तरह नहीं करा सकता था, यह मेरा प्रेमी है, एक फ्रीलांसर घर पर पेंटिंग करता है। ये बात तो प्रतिष्ठित नहीं लग रही थी। पुरानी पीढ़ी स्वतंत्रता की अपेक्षा स्थिरता को अधिक महत्व देती थी। 8,000 रुपये की स्थिर तनख्वाह वाली नौकरी निश्चित रूप से 10,000 रुपये की अस्थिर नौकरी से अधिक मूल्यवान थी। अगर वह खुद को चित्रकार भी कहता और किसी प्रसिद्ध कृति के बारे में पूछता तो भी वह किसी का नाम नहीं बता पाता। वह इस क्षेत्र में किसी तरह गुजारा कर रहा था और सच कहूं तो उसे सिर्फ चित्रकार ही कहा जा सकता था। महीने में बस कुछ हजार और अच्छे महीने में शायद 10,000 कमाने वाला, क्या उसमें खुद को चित्रकार कहने की हिम्मत थी? उनके इस रवैये से सनवेन एक क्षण के लिए अवाक रह गए और फिर घृणा से बोले, आलसी? मैं वर्षों से आलसी रहा हूँ। प्रतिभाशाली होना अच्छी बात है, मेरे जैसा आलसी व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है, जबकि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वास्तव में आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। किंग गुआंगलिन ने सोचा, ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले साल तक यही योजना थी, लेकिन अब सनवेन ने आह भरी, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें एक गंभीर बात करने के लिए बुलाया है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो हम अभी काम शुरू कर सकते हैं, सब कुछ लगभग तैयार है। उसने चेहरे पर गंभीर भाव लिए और धीरे से विनती करते हुए कहा, लिन, मेरी मदद करो, इसे मुझ पर एक एहसान समझो। उसके पास पूरी योजना थी, बस एक भरोसेमंद सक्षम साथी की कमी थी। किंग गुआंगलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप किसी और को काम पर रख सकते हैं। सबसे पहले हमें स्टूडियो स्थापित करना होगा और शुरुआती दौर से गुजरना होगा, उसके बाद ही हम नियुक्ति पर बात कर सकते हैं। वरना कोई भी आना नहीं चाहेगा। जो कोई भी आना चाहेगा, शायद वह यूले जितना भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर तुम यूले का इंतजार कर सकते हो। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा और उसकी तरफ देखा। मैं उसे ठीक से प्रशिक्षित करूंगा। उसकी प्रगति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा अगले साल तक तुम उसका पूरा फायदा उठा पाओगे। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। सनवेन की आंखें और भौहें झुक गईं और वह हताश होकर अपनी कुर्सी पर दुबक गया। एक और सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस ली। धुआं धीरे धीरे छोड़ने से पहले उसने काफी देर तक अपनी सांस रोके रखी।
लिन, हाय, तुम अब भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी स्कूल में थी। तुम कब थोड़ी ज्यादा जिद्दी हो जाओगी? कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। किंग गुआंगलिन ने थोड़ी देर मुस्कुराकर एक क्षण के लिए रुक कर पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप असफल हो गए तो आप क्या करेंगे? मैं कैसे असफल हो सकता हूँ? सन वेन ने जवाब दिया, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर अंत में बात नहीं भी बनी तो सबसे बुरी स्थिति तो यही होगी कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? अगर यह मुद्दा बड़ा हो गया तो बाद में नौकरी मिल जाएगी। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ फैलाए, ये घेरा केवल इतना बड़ा है, एक अफवाह शुरू होती है और हर कोई जान जाता है। लुओ शहर बहुत बड़ा तो नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है। फिर भी चित्रकारों का दायरा इतना ही बड़ा है। अगर यह बात फैल गई तो शहर बदलने के अलावा उसके पास करियर बदलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो फिर मैं अपना करियर बदल लूंगा। आपने यह बात इतनी हल्के ढंग से कही। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोशिश किए बिना संतुष्ट रह सकता हूँ? सन वेन ने शराब की एक और बोतल खोली, किंग गुआंगलिन के गिलास में शराब भरी और फिर खुद भी एक बड़ा घूंट लिया। हर काम में जोखिम होता है। मैं तैयार हूँ। सूप बांटते बांटते बहुत हो गया, मुझे मांस भी चाहिए। मिलेगा या नहीं यह अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। उसने किंग गुआंगलिन की ओर सिर हिलाया, क्या होगा अगर यह काम कर गया? तो फिर आपको शुभकामनाएं। किंग गुआंगलिन के लिए काम उतना महत्वपूर्ण नहीं था। वह घर बैठे पैसे कमा सकता था और सबसे बुरी स्थिति में वह अपना उपनाम बदलकर अपनी रचनाएं प्रकाशित कर सकता था। जब तक काम था उसे पैसे कमाने की चिंता नहीं थी। लेकिन सन वेन के लिए बिना नौकरी के गुजारा करना सचमुच बहुत कठिन होगा। सबके अलग अलग विचार हैं। दोनों समझ गए कि वे एक दूसरे को मना नहीं सकते। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद उन्होंने आगे समझाने की कोशिश नहीं की, बस इस मौन सहमति में कि इस विषय को फिर कभी नहीं उठाएंगे। भोजन और पे का आनंद लिया। उन्होंने सादा खाना खाया, दोनों अपने अपने विचारों में खोए रहे। जब बिल चुकाने का समय आया तो किंग गुआंगलिन ने अपना बटुआ निकाला, लेकिन सुनवेन ने उसका हाथ पीछे धकेल दिया। मैंने कहा कि यह मेरा उपहार है। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। किंग गुआंगलिन ने जिद नहीं की। सन वेन के भुगतान का इंतजार करने के बाद उन्होंने अंकल शाओ का अभिवादन किया और साथ में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। जब मैंने आपको नौकरी के लिए सिफारिश की थी तो मैंने चीजें स्पष्ट नहीं की थी और यह मेरी गलती थी। चलो इस बारे में बात नहीं करते। किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ हिलाया और सुनवेन को आगे बोलने से रोक दिया। शायद यही कारण था कि वह और शियाओ यू हमेशा करीबी दोस्त रहे थे, लेकिन वह हमेशा सुनवेन के साथ एक निश्चित दूरी महसूस करता था। सनवेन मुस्कुराया और अपने अपराध बोध को दबाते हुए सिगरेट सुलगाते हुए इधर उधर देखने लगा। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है ना? बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ। रास्ते में धीरे चलो। किंग गुआंगलिन ने देर नहीं की, बस जवाब दिया और बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। हर किसी का अपना अपना। आलसी व्यक्ति अपने आलस्य का आनंद लेता है, संघर्षशील व्यक्ति संघर्ष में आनंद पाता है। हालांकि वह सुनवेन के कार्यों से असहमत था, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और न ही करना चाहता था। उन्होंने वह सब कुछ कह दिया जो कहने की आवश्यकता थी तथा एक मित्र के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। सनवेन मुंह में सिगरेट दबाए जमीन पर दुबका हुआ था और तुरंत वहां से नहीं हटा। आंखें मूंद कर उसने किंग गुआंगलिन की आकृति को धीरे धीरे रात में गायब होते देखा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने किंग गुआंगलिन की प्रतिभा न होने और किंग गुआंगलिन की अपनी महत्वाकांक्षा न होने पर अफसोस जताया। जिंदगी अप्रत्याशित है, चीजें कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। उसने इस नतीजे का पहले से अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फिर भी वह निराश होने से खुद को नहीं रोक पाया। सिगरेट खत्म करने के बाद सनवेन उठ खड़ा हुआ, सिगरेट के बट को जोर से अपने पैर के नीचे रगड़ रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। जेबों में हाथ डाले उसने दाएं बाएं देखा और विपरीत दिशा में चला गया। किंग गुआंगलिन आलसी रह सकता था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, लुओ शहर में रहता था और इकलौता बेटा था। अगर वह आलसी भी रहता तो भी अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन सुनवेन ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह बिना छाते वाले बच्चे की तरह था जिसके पास तेज गति से दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।